अपने घर वापस जयपुर आया अराउंड मॉर्निंग में 9 बजे की बात है ये। और जैसे मैंने घर के अंदर एंटर करते ही मेरा फ़ोन वापस से रिंग किया दुबई नंबर से। लव होम ही क्यों सर, मतलब इसके पीछे क्या रीज़न है? इस वर्ड में कितनी गहराई है, एक अच्छी टीम कितनी इंपॉर्टेंट होती है सर? हमारी जो टीम है वो हमारी बैकबोन है। बिजनेस को बड़ा करना है तो आपके पास आपकी अच्छी टीम होनी चाहिए। एक रियल एस्टेट के अंदर कितनी अपॉर्चुनिटी दिखती है आज की तारीख में? हम बचपन से सुनते हैं रोटी कपड़ा और मकान। मेरे ख्याल से अभी रियल एस्टेट में बहुत स्कोप है। और तो इस बिज़नेस पे अगर आपको करना है तो आपको 24 आवर्स एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको हमेशा लाइव रहना पड़ेगा, हर पल आपके दिमाग में आपका बिजनेस होना। हाउ डज द इंडस्ट्री इज गोइंग? आज के 10 साल पहले रियल एस्टेट इंडस्ट्री एक अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री की तरह देखी जाती थी। हाँ, इज इट एक्चुअली इम्पोर्टेंट जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर एजुकेशन का कितना महत्व है? रियल एस्टेट इंडस्ट्री पूरी अनस्किल्ड लोगों के थ्रू चल रही है। जितना जयपुर रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, स्पेसिफिकली अगर हम थोड़ा इसको बड़ा करें राजस्थान पे भी, आईटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है किसी भी शहर को बड़ा बनाने में। तो आज एक बहुत सा चांस है जयपुर के अंदर कि आप आज की तारीख में जितना भी रियल एस्टेट का जो भी प्राइस चल रहा है, लोगों को लग रहा होगा कि महंगा प्राइस है, बहुत ऊपर आ चुका है, मार्केट क्लैश हो सकता है, बट आई एम श्योर कि अभी प्राइस बॉटम पे है। अभी प्राइस 4 से 5 टाइम्स और ऊपर जाने की गुंजाइश रखता है। नए ट्रेंड्स क्या हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री की? जो बड़ी सोसाइटीज़ आजकल बन रही है ये लोगों की फर्स्ट चॉइस बन गई है। कि शायद अगला युद्ध पार्किंग पे होगा। हमारी फैमिलीज़ बहुत छोटी होती जा रही है। 5 साल बाद में मुझे कौन सा प्रोजेक्ट करना है, 3 साल बाद में मुझे कौन सा प्रोजेक्ट करना है, वो वाले लोग धीरे धीरे करके बहुत कम होते जा रहे हैं। जहाँ पर बड़े इन्वेस्टर्स या बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट जो दूसरी इंडस्ट्री से लोग आते हैं रियल एस्टेट के अंदर, वो रेयर नंबर से बचना चाहते हैं। जी है ना, कि आप हर फ्लैट के साथ में कुछ ना कुछ पैसा है जो आप डोनेट करते हो गौशाला के लिए। उस पर हमने एक कॉन्सेप्ट बताया कि हम 11 रुपया स्क्वायर फीट के हिसाब से गौशाला के नाम से हम अलग से स्पेयर करेंगे। उसको हम कहते हैं ब्रोकर, चैनल पार्टनर, ये सब कहते हैं। आर दे रियली इम्पोर्टेंट? चैनल पार्टनर्स अगर नहीं होंगे तो ये इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। क्या रियल एस्टेट के कुछ डार्क सीक्रेट्स होते हैं सर? हेलो एवरीवन, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे नए पॉडकास्ट सीरीज़ रियल एस्टेट की रियल टॉक्स के अंदर। और आज हमारे सामने है एक बहुत शानदार शख्सियत जो कि जयपुर में एक बड़ा नाम है, जिन्होंने एक बहुत बड़ा ब्रांड लाइक लव होम्स सेटअप किया है। इनको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, मिस्टर अमित विजयवर्गीय मेरे सामने। वेलकम सर ऑन द पॉडकास्ट। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि रियल एस्टेट में आपकी जर्नी किस तरीके से चालू हुई? थैंक यू गौरव जी, थैंक यू सो मच। और आपने बहुत ही अच्छे से एक नया इनिशिएटिव ये लिया है पॉडकास्ट का, एंड थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए आपके फर्स्ट शो में। रियल एस्टेट चूँकि हमारा एक फैमिली बिजनेस है, मेरे फादर ने आज के 30 साल पहले इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था, तो इसकी जर्नी तो जो है मेरे बचपन से ही स्टार्ट है। और धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मैं रियल एस्टेट के बिज़नेस को देखता हुआ ही बड़ा हुआ। तो शायद मेरे ख्याल से मेरे अंदर हमेशा से ये एक रहा कि मैं रियल एस्टेट को अच्छा से समझ पा रहा हूँ, अच्छे से कर पा रहा हूँ। मेरी ट्रेनिंग भी वैसे ही हुई। सो रियल एस्टेट जो है वो मेरी बचपन से स्टार्टिंग मेरी हो चुकी थी। और 18 ईयर्स की एज में मैंने अपना ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया था फादर के साथ में। मेरे पास एक इंसिडेंस है सर, शायद अपन ने एक बार पहले छोटा सा डिस्कस किया था, विच इंस्पायर्ड मी अ लॉट सर, कि बहुत यंग एज में यू स्टार्टेड सेल्स सर, और उसमें भी आपका एक्सपोजर आपने सबसे पहले लिया दुबई में सर। तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। शायद मेरे हिसाब से आपको उससे ना आपके एक्सपीरियंस पे ना कुछ बताना चाहिए और सबको मोटिवेट करना चाहिए। जो हमारे ऑडियंस है उनको पता लगे कि इंटरनेशनल रियल एस्टेट एट द एज जो आप खुद ही बताओगे सर, इट वॉज वेरी यंग, कि आपने किस तरीके से चालू किया सर? चूँकि मैंने मेरे फादर का बिज़नेस ज्वाइन किया था तो सारे डिपार्टमेंट्स ऑलरेडी उनके थ्रू हैंडल हो रहे थे। और जब आप अपने फादर का नया बिज़नेस ज्वाइन करते हो तो आपके पास में बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होता है नए चेंजेस करने का। आपको एक बार उसी एटमॉस्फेयर और उसी कल्चर के अंदर आपको अपना काम करना होता है। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो अराउंड इन 2006 मीन्स आई वॉज एट दैट टाइम ऑलमोस्ट 20 ईयर्स ओल्ड। तब मेरे पास एक ऑफर आया एक इंटरनेशनल प्रॉपर्टी एक्सपो का। तो आई डिस्कस्ड विथ माई फादर और मैंने उनको कन्विंस किया कि हमें जाना चाहिए हमारे प्रोजेक्ट को वहाँ बेचने के लिए। और मेरे फादर ने हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया है मेरी हर चीज़ के लिए, और मेरे को सिखाने के लिए उन्होंने सभी तरीके के सेक्रीफाइस भी किए हैं और एक्सपेंसेस भी किए हैं। देन आई वेंट टू दुबई, और वो मेरा बहुत ही टफ भी एक एक्सपीरियंस था, और उसका जो रिज़ल्ट था वो बहुत ही अच्छा आया बाद में।
हम 3 दिन के एक्सपो में वहाँ पर गए थे और फर्स्ट 2 दिन के अंदर इट वाज 0। सो मैंने मेरे फादर को कॉल किया सेकंड डे इवनिंग में और मैंने उनको कुछ नहीं बोला, बट उनको मेरी आवाज़ सुन के उनको लगा कि शायद कुछ रिज़ल्ट अभी आया नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा कि बोले अभी इतना प्रॉपर्टी मार्केट ठीक नहीं है और अगर कुछ रिज़ल्ट नहीं आया तो कोई ख़ास बात नहीं है, कल का दिन और है, तो तुम कल अपनी एग्जीबिशन में मत जाओ और थोड़ा दुबई घूमो और वापस आ जाओ। अगले दिन मैं वापस से एग्जीबिशन में गया और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अगले दिन मेरी फ़र्स्ट बुकिंग हुई वहाँ पर और मैं बड़ा खुश था। बुकिंग करके मैं वापस जयपुर लौटा, बट ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए तब हुई जब मैं अपने घर वापस जयपुर आया। अराउंड मॉर्निंग में 9 बजे की बात है ये, और जैसे मैंने घर के अंदर एंटर करते ही मेरा फ़ोन वापस से रिंग किया दुबई नंबर से। तो मैंने फ़ोन उठाया, मेरे फादर मदर सभी लोग बैठे हुए थे हमारे ड्राइंग रूम में। मैंने फ़ोन उठाया तो वहाँ से एक चैनल पार्टनर मेरे साथ एसोसिएट हुए थे। तो वो चैनल पार्टनर ने जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये 3 प्लॉट नंबर हमें और रिक्वायर्ड है, तो क्या ये अवेलेबल है? तो मैंने हाथों हाथ मेरे बैग में से मैप निकाल करके और उनको मैंने जवाब दिया। वो मेरी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंस था कि मैं जिस ट्रिप को करके आया और ट्रिप पे से वापस आते ही मेरा बिज़नेस वहाँ से स्टार्ट हुआ और उसके बाद हमने बहुत अच्छा काम किया दुबई में अगले 2-3 साल। और मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग था। उस एक्सपीरियंस की वजह से ही मैं हमेशा आगे नए एक्सपेरिमेंट करता चला गया। बहुत बढ़िया है सर। एक्चुअली क्या है, देखो एक लाइन होती है सर, हिम्मत मर्दा मर्द दे खुदा। तो वो एक बहुत बेटर चीज़ है सर कि आप वहाँ गए, वहाँ जा कर के आपने पूरा परिश्रम किया, सब कुछ किया, एंड एट द एंड ऑफ द डे मैं नॉर्मली भी लाइफ में कह रहा हूँ सर, जब आपकी मेहनत ख़त्म हो जाती है ना, वहाँ से आपकी किस्मत चालू होती है। तो किस्मत चालू होने से पहले मेहनत का फेज़ है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर आपने ये बताया कि ना आपके फादर शुरू से रियल एस्टेट में थे, बट सर फिर एक नया ब्रांड लव होम्स, स्टार्टिंग योर जर्नी नॉट फ्रॉम जयपुर, फ्रॉम जोधपुर, मारवाड़, आज डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है, मोर देन 500, शायद मेरे हिसाब से नंबर कम है, 1000 फ्लैट आप ऑलमोस्ट डिलीवर कर रहे हैं। तो हाउ डिड द लव होम जर्नी, और इसके मायने क्या हैं एक्चुअली में, क्योंकि ये इतना बेहतरीन नाम है लव होम्स। नॉर्मली हर तरीके के अलग अलग ब्रांड्स होते हैं, बट लव होम ही क्यों सर, मतलब इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे ऐसा कोई इंपॉर्टेंट रीज़न नहीं है। जैसा मैंने बताया कि मेरे फादर हमेशा मेरे गुरु रहे और उन्होंने हमेशा कोशिश करी है मुझे लाइफ में इंडिपेंडेंट करने की। उन्होंने कभी भी मुझे उस तरीके का बच्चा नहीं बनाया कि मैं उनका हाथ पकड़ के चलूं। और जैसा मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि वो अपने फादर की साथ में जब काम करते हैं तो वो कहीं ना कहीं फादर की छाया हमेशा अपने ऊपर होती है, एंड वी आर ब्लेस्ड कि हमारे ऊपर है। बट जब इंडिपेंडेंट की बात आती है तो बिज़नेस के अंदर या लाइफ के अंदर एक टाइम ऐसा आता है जब आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ता है। तो मेरे फादर ने हमेशा शुरू से ही मुझे इस तरीके से ट्रेंड किया कि मैं उनके सामने ही इंडिपेंडेंट हो जाऊं और वो मुझे इंडिपेंडेंट होते हुए देख सके। तो वैसा ही एक हमारा एक फैमिली में एक हमारा प्रयास था कि हम कैसे अपनी चीज़ों को और बेहतर कर सकें और हम कैसे अपने बिज़नेस को और एक्सपेंड कर सकें। दूसरी चीज़, समय के साथ साथ में चूँकि हमारी कंपनी का नाम जो है वो अमित कॉलोनाइजर्स लिमिटेड है और ये हमारी मदर कंपनी है, समय के साथ साथ में जो यूथ अब आ रहा है मार्केट में वो ब्रांड कॉन्शियस होता जा रहा है। तो अगर आज हमें कोई भी बिज़नेस करना है, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर करना है, तो हमें ब्रांड को बनाना, ब्रांड को इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। उसी के तरफ देखते हुए हमने एक नया ब्रांड बनाने का सोचा और लव होम जो नाम था ये काफ़ी सारे नामों में से एक नाम था जो हम लोगों ने डिसाइड किया था जब नाम हम फाइनल कर रहे थे। एंड लकीली ये इतना अच्छा नाम होने के बावजूद भी वर्ल्ड का फेमस, दोनों वर्ल्ड के फेमस वर्ड है लव एंड होम, उसके बावजूद ये नाम अवेलेबल था। ये बहुत ही हमारे लिए भी शॉकिंग था उस टाइम पर, एंड वी आर ब्लेस्ड कि हमें नाम मिला और ये एक बहुत ही प्यारा नाम है और इसकी जो टैगलाइन है वो भी इस नाम से ही मैच करती हुई मैंने रखी थी, लव होम, प्यारा घर प्यार से। तो ये जो एक ब्रांड है इसका मायना मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरी टीम में काम करने वाले सभी लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जब भी आप इस वर्ड को बोलोगे तो ऑटोमेटिकली बोलते ही आपको इसका मायना खुद ही डिसाइड करने में आसानी हो जाएगी कि इस वर्ड में कितनी गहराई है। तो मेरे को बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई इस ब्रांड को इस्टेब्लिश करने में। ये ब्रांड लोगों को बहुत प्यारा लगा और लोगों ने बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से हमारे इस नए ब्रांड को एक्सेप्ट किया और हमें बहुत अच्छे से ब्लेसिंग्स दी। परफेक्ट है सर। तो सर टीम का जिक्र किया आपने, मैंने देखा सर टीम आपने बहुत अच्छी बनाई हुई है एंड यू आर वेरी पेक्यूलियर अबाउट योर थिंग्स।
मैंने देखा है आप चीज़ों की बहुत स्ट्रॉन्ग डिटेलिंग करते हैं, अंदर तक घुसते हैं, कोई भी चीज़ होती है उसको पहले समझते हैं और उसके बाद में एक डिसीजन लेते हैं। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड सर आपके साथ काम करके। पर एक चीज़ मैंने आपकी स्पेशलिटी देखी है सर, यू ऑलवेज लुक फॉर योर टीम एंड यू बिल्ड इन अ वेरी गुड टीम। एक अच्छी टीम कितनी इंपॉर्टेंट होती है सर स्पेसिफिकली रियल एस्टेट के अंदर, और इन जनरल भी अगर आप बताना चाहो, क्योंकि देयर आर सम अदर बिजनेसेस ऑल्सो यू आर इन्वॉल्व विच आई नो, तो हाउ इम्पॉर्टेंट इज द टीम लीडर एंड टीम इन योर लाइफ, या आप बिजनेस में उसको किस तरीके से देखते हैं सर? टीम की इम्पोर्टेंस केवल रियल एस्टेट में ही नहीं होती है, टीम की इम्पोर्टेंस हर बिजनेस हर इंडस्ट्री में होती है। अगर मैं सही मायने में बोलूँगा तो अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना है, बड़ा करना है, तो वो हम खुद से कभी नहीं कर सकते हैं। हमारी जो टीम है वो हमारी बैकबोन है। अगर हमारी टीम हमें एक प्रॉपर पॉजिटिव वे में अगर हमें सपोर्ट करती हुई चलेगी तो हमारी कंपनी, हमारी इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकती है। दूसरी चीज़ जो आजकल बहुत सारे जो हमारे अच्छे चैनल्स हैं जहाँ पर हमें काफ़ी सारा बिज़नेस के बारे में वो सिखाते हैं, काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बिज़नेस के बारे में सिखाते हैं। अगर हम उनको भी सुनेंगे तो उन लोगों का हमेशा से ये कहना है कि अगर बिज़नेस को बड़ा करना है तो आपके पास आपकी अच्छी टीम होनी चाहिए। एक इंडिविजुअली आप अपने बिज़नेस को बड़ा नहीं कर सकते हो। अगर आप इंडिविजुअल हो तो आप एक दुकानदार हो, आपको सुबह दुकान खोलनी है और शाम को दुकान बढ़ानी है, सब काम आपको खुद के हाथ से करना है और आपके पास दूसरा बिज़नेस या दूसरी चीज़ सोचने के लिए समय नहीं होगा अगर आप इंडिविजुअली सब कुछ संभालने की कोशिश करोगे। तो मेरे ख्याल से हमें हमारी टीम के ऊपर भरोसा करना चाहिए। गलतियाँ सबसे होती है, मेरे को हमेशा इस बात का एक एहसास होता है और मैं उसको ध्यान रखता हूँ कि हम जब खुद कोई गलती कर देते हैं तो उसकी डांट हमें कोई नहीं डांटता, लेकिन जब हमारी टीम को गलती कर देती है तो हमें लगता है कि यार मैं कर लेता तो ठीक रहता। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि गलती तो हम भी करते हैं और गलती टीम भी करती है, गलती इंसान करता है। अगर कोई गलती हो भी रही है तो हमें उसको समझ करके उसको इस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए ताकि दोबारा वो व्यक्ति उस गलती को ना करे। अगर हम एक बार दो बार ऐसा करेंगे तो अगली बार वो आदमी इंडिपेंडेंटली काम करने लग जाएगा और आपको ऐसा फ्रीडम देने की कोशिश करेगा कि आप अपने काम को और आगे बढ़ा पाओगे और लोगों से मिल पाओगे। सर पर मैंने देखा सर कई बार स्टेटस से बड़े बड़े पिक्चर लगे हुए होते हैं सर, जैसे लास्ट जो मैंने देखा सर वो दैट वाज विच वाज वॉच सर, आप खुद ही बताओ, आपने जो दिवाली पे आई सपोज एक वॉच गिफ्ट करी है, वन ऑफ द बेस्ट उसको, है ना, शायद रानो थी सर मेरे हिसाब से, है ना। एंड लास्ट इवेंट विच वी डिड इन शेरिटन, आई सपोज यू, आपने ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो नहीं थी अपनी टीम को, टीवी, बड़े टीवी, फ्रिज, आईफोन्स। उस दिन तो ऐसा लग रहा था जैसे बस सेंटा क्लॉज तुम कुछ कहो और सामने से गिफ्ट निकल के आएगा। एंड इट वाज द टाइम वाज आल्सो सिमिलर सर, शायद लास्ट ईयर 25 के आसपास जब अपन ने इवेंट किया था। तो हाउ डज थिंग्स कम थ्रू कि कितना इम्पोर्टेंट है ये, और मेरे हिसाब से सर रियल एस्टेट में जो लोग नए आना चाहते हैं उनके लिए आपकी क्या सोच है? ये मेरे व्यूअर्स जो नए है ना जुड़ रहे हैं हमसे, उनके लिए आपको रियल एस्टेट के अंदर कितनी अपॉर्चुनिटी दिखती है आज की तारीख में? रियल एस्टेट एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है और इसमें अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो हमेशा रहने वाली है। जैसा हम बचपन से सुनते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, तो ये तीन बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। और आज रोटी यानी कि फूड बिज़नेस बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, कपड़ा यानी कि टेक्सटाइल बिज़नेस बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, उसी तरीके से रियल एस्टेट भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और इंडिया जैसी बड़ी कंट्री के अंदर रियल एस्टेट की असीम संभावनाएं हैं कम से कम अगले 20 से 25 साल, क्योंकि हम 150 करोड़ की जनसंख्या का ऑलमोस्ट देश है और हमारे पास में अभी भी एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे घरों की कमी है। तो जो नए लोग आज किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या जो नए बच्चे जो अभी अपनी एजुकेशनल को फाइनल स्टेज के ऊपर लेकर के गए हैं, मेरे ख्याल से अभी रियल एस्टेट में बहुत स्कोप है और बहुत सारे नए ब्रांड्स, नई कंपनीज़ को आने की जगह है। थोड़ा ध्यान से और थोड़ा मेहनत से करने वाला ये बिज़नेस है। और इस बिज़नेस में मेरे फादर ने मुझे जो एक चीज़ सिखाई है जो मैं आप सबको बताना चाहूँगा, इस बिज़नेस का एक ही मतलब है, वो है नज़र हटी और दुर्घटना घटी। तो इस बिज़नेस में अगर आपको करना है तो आपको 24 आवर्स एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको हमेशा लाइव रहना पड़ेगा, हर पल आपके दिमाग में आपका बिज़नेस होना चाहिए। अभी मैं आपके साथ में पॉडकास्ट कर रहा हूँ तब भी मेरे दिमाग में मेरा बिज़नेस होना चाहिए कि कहाँ पर क्या हो रहा होगा। अगर हम इतना कॉन्शियसली काम कर सकते हैं तो हमें इस बिज़नेस में आना चाहिए। और हम अगर थोड़ा रिलैक्स के साथ में इस बिज़नेस को करना चाहते हैं तो ये बिज़नेस रिलैक्स का नहीं है। सर पहले जो टाइम था सर, जो रियल एस्टेट का अराउंड
10 years back, it was easy, बहुत आसान था कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एंटर करना। आज की तारीख में क्या है व्यू, आप बताओ सर इसके बारे में। आई वांट सम इनसाइट्स फ्रॉम यू, क्योंकि आप एक पोजीशन होल्ड करते हो क्रेडाई के राजस्थान में भी, तो मतलब हाउ डज द इंडस्ट्री गोइंग, कितना अब आसान है, टफ है, किस तरीके से एंटर किया जा सकता है, क्या मतलब आपका व्यू है इसके ऊपर? आज के 10 साल पहले रियल एस्टेट इंडस्ट्री एक अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री की तरह देखी जाती थी। यहाँ पर कुछ भी बाउंडेशंस नहीं थी, कुछ भी कंप्लाइंसेस नहीं थी, बहुत ही कम कंपनीज कंप्लाइंसेस पूरी करती थी। इसी तरीके से आज के 25-30 साल पहले जब सेबी नहीं था तब स्टॉक मार्केट भी ऐसे अनऑर्गेनाइज ही हुआ करता था। जब सेबी आया तो शुरुआत में बहुत तकलीफ हुई, शायद बहुत सारे उस समय के जो भी एजेंट्स होंगे या जो शेयर ब्रोकर्स होंगे वो बंद भी हो गए होंगे। उसी तरीके से रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जब से 2017 से जब से रेरा आया तब से रियल एस्टेट इंडस्ट्री डे बाय डे ग्रो होती जा रही है, ऑर्गेनाइज होती जा रही है। हमारी कंप्लाइंसेस बहुत ज़्यादा अभी बढ़ गई है रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन अगर मैं ओवरऑल अगर मैं बात करूँगा तो जो हमारा नया यूथ आ रहा है, जो बहुत अच्छी एजुकेशन लेकर के आ रहा है, वो बहुत स्पेसिफिक है, बहुत स्पष्ट है। उसको घुमा फिरा के बात ना तो करना आता है और ना ही वो घुमा फिरा के बात करना चाहता है। ऐसे लोगों के लिए अब रियल एस्टेट इंडस्ट्री बहुत अच्छी हो गई है, क्योंकि अब उनको सब कुछ सीधा सीधा मिलेगा, इजी मिलेगा, पेपर्स में मिलेगा, कंप्लाइंसेस पूरी करने के लिए मिलेगी, और जो बात उनके बुक्स में दिख रही है वही बात सामने से उनको सुनने को मिलेगी। तो मेरे ख्याल से जो भी नए बच्चे जो अभी अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने फादर के बिज़नेस में आ रहे हैं या खुद के नए बिज़नेस में आ रहे हैं, उनको रियल एस्टेट बिज़नेस के अंदर डेफिनेटली आना चाहिए। ये बिज़नेस बहुत अच्छा बिज़नेस है। इस बिज़नेस में जितना लोगों को लगता है टफनेस है या बहुत मुश्किल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप थोड़ा भी ध्यान से इस बिज़नेस को करेंगे तो ये बिज़नेस शायद दुनिया के सारे बिजनेसेस से अच्छा है। सर एज पर द डेटा जितना मैं जानता हूँ, दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है इट इज़ रियल एस्टेट, और फिर भी लोग इसके अंदर करियर बनाने में बहुत झिझकते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉपर एजुकेशन की कमी है, प्रॉपर नॉलेज की कमी है। दे आर नॉट MBA, कोई स्पेशलाइज्ड MBA अवेलेबल नहीं है, और एजुकेशन से रिलेटेड मटेरियल जो है, जो कि हम चाहते भी हैं हमारी ऑडियंस को देना, और हम कोर्स भी ऑफ़र करते हैं उस तरीके का। हाँ, इज़ इट एक्चुअली इम्पॉर्टेंट जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर एजुकेशन का कितना महत्व है? रियल एस्टेट इंडस्ट्री पूरी अनस्किल्ड लोगों के थ्रू चल रही है, चाहे वो हमारी लेबर की बात करें, चाहे वो हमारी टीम की बात करें। आज हम किसी इंश्योरेंस कंपनी को भी ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर ज्वाइनिंग के बाद में एटलीस्ट 1 से 2 महीने का ट्रेनिंग सेशन होता है। वो बंदे को पूरी बुक्स पढ़ाई जाती है कि आपको इंश्योरेंस कंपनी में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। एग्ज़ाम होता है, उसके बाद वो फील्ड पे जाता है। अभी भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है वो अनटैप्ड है, अभी भी यहाँ पर एजुकेशनल मटेरियल बहुत कम है, और मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा स्कोप है अच्छे एजुकेशनल मटेरियल का, अच्छी ट्रेनिंग्स का रियल एस्टेट के अंदर, जो आपको ये सिखा सके कि इतने हैवी वॉल्यूम के बिज़नेस को कैसे हैंडल किया जाए। दूसरा, इस बिज़नेस के अंदर बहुत ज़्यादा लोग ऐसा समझते हैं कि ये बिज़नेस ओनर डोमिनेटिंग बिज़नेस है, क्योंकि यहाँ पर पैसा बहुत इन्वॉल्व होता है, और हमेशा से ऐसा होता है कि जहाँ भी बहुत ज़्यादा बल्क में पैसा इन्वॉल्व होता है वहाँ पर कोई भी ओनर ये चाहता है कि पूरा बिज़नेस, पूरी कमान जो है वो मेरे हाथ में रहे, मेरी टीम के हाथ में ना रहे, ताकि कभी कोई चोरी ना हो, कोई गलती ना हो। बट आज चूँकि आफ्टर रेरा, आफ्टर GST, आफ्टर कोविड, मेरे ख्याल से 99% रियल एस्टेट बिज़नेस जो है वो चेक से होने लग गया है, और जितने भी हमारे बायर्स हैं वो सभी होम लोन लेने वाले बायर्स हैं। बहुत रेयर बायर है जो अपने पास से सेल्फ फंडिंग करके अपनी प्रॉपर्टी परचेस करता है। तो जब 99% बिजनेस हमारा चेक से होने लग गया है, तो मेरे ख्याल से ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस में जैसे ओनर की ज़रूरत नहीं होती है, उसी तरीके से रियल एस्टेट में भी अब आने वाले समय में ओनर की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। टीम खुद ही सफिशेंटली उस काम को हैंडल कर सकती है, बट इसके लिए एक अच्छी ट्रेनिंग, एक अच्छे एजुकेशनल मटेरियल की ज़रूरत है, अच्छे कोर्सेज़ की भी ज़रूरत है, जो मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटीज़ को और आप जैसे जो लोग हैं जो रियल एस्टेट में काफ़ी सालों से ट्रेनिंग्स दे रहे हैं लोगों को, उन लोगों को ऐसे कुछ स्टेप्स लेने चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है वो अपने स्टाफ को कैसे ट्रेंड करें फॉर रियल एस्टेट। तो दिस इज़ व्हाट वी आर ऑल्सो लुकिंग, और हम यही चाहते हैं कि जैसे हमारी तो जर्नी में यही रहा है कि हम तो एक ट्रेनिंग सेंटर मानते हैं हमारे को, सर एज ए गोल्डन ग्लो हमारी कंपनी को, कि जितने ज़्यादा फ्रेश ब्लड हम लोग इंडस्ट्री में लेके आए हैं, उतना ज़्यादा हमें ऐसा लगता है कि हमने इंडस्ट्री के लिए कुछ किया है।
तो यू विल फाइंड आउट सर, जयपुर में जितने भी बिल्डर्स हैं या तो उनके लोग हमारे पास काम करते हैं, हमारे लोग उनके साथ काम करते हैं। सो हम तो जैसे मैं जब जॉब करता था सर ICICI में, उस टाइम मुझे भी यही सिखाया जाता था कि ICICI इज़ द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अगर बैंकिंग के अंदर कहीं जाना है तो ICICI में पहले जॉब करो और फिर उसके बाद में पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री को लिए। तो मैं गोरनी को भी ऐसा ही समझता हूँ और ये हमारी इनहेरेंट पॉलिसी है सर कि हम जो भी लोग हमसे नए जुड़ते हैं उसको हम ट्रेन करते हैं 6 महीना। तो जो आप भी बोलते हो सर कि 6 महीना तो उसको हम तैयार करते हैं पहले तसल्ली से, और उसके बाद में फिर उसको इंडस्ट्री में लाते हैं एंड देन ही ग्रोज डे बाई डे दिस इज़ वॉट आर फिलोसफी है। अब एक नई चीज़ सर, मतलब मेरा ये मानना है सर विच इज़ अबाउट, मैं थोड़ा सा ना खुल के आपका व्यू चाहूँगा सर। जितना जयपुर रियल एस्टेट इंडस्ट्री है स्पेसिफिकली, अगर हम थोड़ा इसको बड़ा करें राजस्थान पे भी, वाई इज़ इट नॉट ग्रोइंग, ये क्यों ग्रो नहीं कर रही है सर जैसे बैंगलोर कर रहा है, जैसे पुणे कर रहा है। मतलब जो ग्रोथ आनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है जयपुर रियल एस्टेट में, राजस्थान रियल एस्टेट में, वो ग्रोथ अभी भी कहीं रुकी हुई है। दिस इज़ व्हाट माय पॉइंट ऑफ व्यू। आप क्या कहना चाहते हो सर इस चीज़ के बारे में? ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका जयपुर रियल एस्टेट मार्केट के लिए। पूरे राजस्थान को तो मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि कोई भी स्टेट एक साथ ग्रो नहीं करता है। स्टेट के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट होते हैं उन सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। बट जयपुर का जो सवाल आपने किया, जयपुर डेफिनेटली गुड़गांव, पूना, बेंगलोर को कम्पीट कर सकता है। सिर्फ मेरी नज़र में सिर्फ एक ही कमी है जयपुर के अंदर, जो पिछले 15 साल से क्रेडाई राजस्थान जो है वो गवर्नमेंट से डिमांड करता है। बट लेट्स होप कि कब गवर्नमेंट उसके ऊपर अच्छा डिसीजन लेगी। शायद अभी जो नई गवर्नमेंट चल रही है हमारी, दे आर वर्किंग ऑन दिस पॉलिसी। IT जो है, IT एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। पिछले 20 सालों में अगर आप देखोगे, किसी भी शहर को बड़ा करने में, किसी भी शहर को बड़ा बनाने में IT ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जब हम हैदराबाद की बात करेंगे तो हैदराबाद में जब तक हाईटेक सिटी नहीं थी तब तक हैदराबाद में कुछ नहीं था। जब वहाँ पर हाईटेक सिटी आई और वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनीज ने जब अपने ऑफिसेज स्टार्ट किए, आज हम हैदराबाद जाकर के देखते हैं तो पूरा हैदराबाद जो है वो बच्चों से भरा हुआ है, ट्रैफिक से भरा हुआ है। वहाँ का रियल एस्टेट मार्केट ज़बरदस्त बूम पे है, वहाँ की हर इंडस्ट्री बूम पर है। जब हम बात करते हैं बेंगलोर की, तो आज के 20 साल पहले बेंगलोर एक गांव की तरह हुआ करता था। मैं 20 साल पहले बेंगलोर अकेली गया था। बेंगलोर एक गांव की तरह हुआ करता था। वहाँ कुछ नहीं था, ना उन लोगों को नॉर्मल भाषा आती थी, ना कुछ और आता था, ना इंग्लिश जानते थे। सभी लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करते थे। जब बेंगलोर में IT आई तो आज बेंगलोर का हाल ये हो गया है कि बेंगलोर में पाँव रखने की जगह नहीं है। उसी तरीके से पूना, एक ज़माने में पूना महाराष्ट्र का गांव था, आज पूना मुंबई को कम्पीट कर रहा है रियल एस्टेट मार्केट में, प्राइजेज़ में, लिविंग स्टैंडर्ड में, हर चीज़ में। पूना इज़ मोर देन मुंबई नाउ। वो भी केवल IT की वजह से होगा। गुड़गांव जो कि हमारे जयपुर से बहुत बेहद नज़दीक है, तो गुड़गांव की अगर मैं बात करूँगा, गुड़गांव भी एक गाँव ही था जब DLF ने गुड़गांव को शुरू किया था। नाम ही गुड़गांव है, नाम ही गुड़गांव था। तो गुड़गांव में भी IT आई और IT ने ही आकर के पूरे NCR को डेवलप किया और आज NCR को हम सब देखते हैं कि वो कितना फ्लरिश कर रहा है। उसी तरीके से जयपुर को बहुत जल्दी एक अच्छी IT पॉलिसी की ज़रूरत है। अगर जयपुर में एक अच्छी IT पॉलिसी आती है तो जयपुर को ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जयपुर नए हाईवे के बाद में दिल्ली तक जयपुर का रास्ता है मुश्किल से 2 से 2.5 घंटे का, विच इज़ नथिंग। आज जयपुर में जो ट्रैफिक अगर आप नोटिस करेंगे आफ्टर कोविड, तो जयपुर में आज इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो चुका है कि ऐसा ट्रैफिक हम पहले दिल्ली और मुंबई में ही देखा करते थे। ये कहीं ना कहीं साइन है हमारे शहर की ग्रोथ का। अब केवल एक ही चीज़ की कमी है, एक अच्छी पॉलिसी की। अगर सरकार जल्दी से अच्छी पॉलिसी लेकर आ जाती है और बड़ी कंपनीज अगर जयपुर में अपना इंटरेस्ट शो करने लग जाती है, तो जयपुर रियल एस्टेट मार्केट जितना आज है उससे 4 to 5 टाइम्स होने में मुझे लगता है मैक्सिमम 5 साल लगेंगे। तो आज एक बहुत अच्छा चांस है जयपुर के अंदर कि आप आज की तारीख में जितना भी रियल एस्टेट का जो भी प्राइस चल रहा है, लोगों को लग रहा होगा कि महंगा प्राइस है, बहुत ऊपर आ चुका है, मार्केट क्लैश हो सकता है। बट आई एम श्योर कि अभी प्राइस बॉटम पे है, अभी प्राइस 4 से 5 टाइम्स और ऊपर जाने की गुंजाइश रखता है। एंड इट इज़ अ वेरी गुड टाइम टू बाय योर प्रॉपर्टी इन जयपुर वेर एवर यू वांट। सर जैसे आज हम जहाँ बैठे हैं, है ना, एक टाइम भी था, हम तो, मैं यहीं रहता हूँ सर 5 किलोमीटर्स, मैंने यहाँ जंगल हुआ करता था और इसको पृथ्वीराज नगर कहा जाता था, जहाँ अब हयात है। मतलब अगर आप बात करो, और आसपास अब इतनी लैंड प्राइसेस ना, मतलब मेरे हिसाब से 20 फोल्ड के भी ऊपर चले गए हैं विद इन लास्ट 10 ईयर्स। कि अगर कोई चीज़ 100 रुपये की मिलती थी तो आज वो
2,000 रुपये की हो गई, ये चीज़ में इतना इजाफा हो गया है। तो क्या ये अपॉर्चुनिटी अभी भी एग्जिस्ट करती है जयपुर में कहीं, और करती है तो आपके हिसाब से वो एरिया या वो जगह कौन सी है जहाँ पर हमें लगता है कि आज की तारीख में इन्वेस्टमेंट बेस्ट रहेगा? सीइंग द सेज कमिंग या सेज डेवलपिंग, कि सेज डेवलप हो रहा है, बॉम्बे हॉस्पिटल जयपुर में चालू हो गया है, एंड देयर मल्टीपल थिंग्स विच आर कमिंग इन जयपुर। तो आपके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है जयपुर के अंदर? किधर जाना चाहिए, किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए? मेरे ख्याल से वैसे तो पूरा जयपुर ही बेस्ट है, क्योंकि जयपुर बहुत छोटा सा है। तो जयपुर के अंदर ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ जाने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं चाहिए। लेकिन हमेशा जो शहर का एक विकास होता है, हमेशा जो देखा गया है, तो दुनिया के किसी भी शहर को अगर आप देखोगे तो साउथ जो है वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है। चाहे आप यूरोप चले जाएँ, चाहे आप इंडिया में किसी भी सिटी में, ये जो रूल है सर कि साउथ विल गिव यू अ बेटर। पूरा जो साउथ है मीन्स जगतपुरा, टोंक रोड, अजमेर रोड, जहाँ हम बैठे हुए हैं पृथ्वीराज नगर, जिसका नाम अब वंदे मातरम रोड हो गया है, मानसरोवर हो गया है, ये जयपुर का साउथ है। तो मेरे ख्याल से जयपुर का साउथ जो है, सर ये नए सीएम का कार्य क्षेत्र भी है सर। जी वो सांगानेर से नए हमारे वो वहाँ से विधायक बने हैं, और ये उनका कार्य क्षेत्र भी है, और उस हिसाब से भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बहुत अच्छी है। और दूसरे तरीके से भी जयपुर का साउथ जो है वो यही एरिया है, और पिछले 20 सालों में भी अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम डेवलपमेंट यहीं पर हुआ है। और आने वाले समय में भी मुझे लगता है कि यही एरिया है जो आज भी काफ़ी खाली है, और यहाँ पर अच्छे स्कोप हैं। एयरपोर्ट भी यही एरिया के अंदर आता है, और बड़े डेवलपमेंट्स भी यहीं पर आ रहे हैं। तो जयपुर का जो साउथ है, ये मानसरोवर, टोंक रोड, जगतपुरा, अजमेर रोड, ये बहुत प्रोमिनेंट है आने वाले टाइम में भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये बढ़िया है सर। अगर इससे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके हिसाब से साउथ जोन जो नॉर्मली प्रिवेल करता है ऑल ओवर वर्ल्ड कि साउथ में इन्वेस्टमेंट करो किसी भी सिटी के, तो दिस वुड बी देयर। यस, दिस विल बी द बेस्ट प्लेस। बेस्ट प्लेस सर। सर जैसे क्या है कि एक ड्रीम होता है लोगों का घर खरीदना, है ना। एवरीबडी हैज़ अ ड्रीम, मतलब बार बार आदमी घर नहीं खरीदता है। घर आदमी 1 या 2 बार ही लाइफ में खरीद पाता है, इतना मेरा मानना है। इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो करता है, बट एक आदमी जिसने घर खरीदा है सर, वो क्या देखता है घर में? आपने लोगों के ना फीडबैक्स लेते होंगे कि जो लोग घर आपसे खरीदने आते हैं अपना घर, वो क्या चीज़ चाहते हैं अपने घर के अंदर। नई सोसाइटीज़ आजकल किस तरीके से डेवलप हो रही हैं, नए ट्रेंड्स क्या हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री के, इन सब चीज़ों के बारे में कुछ बताओ सर। रियल एस्टेट पिछले सालों में पूरे तरीके से बदल चुका है। जो हमारा कस्टमर है वो भी पूरे तरीके से बदल चुका है। एक सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं ये बताना चाहूँगा कि आजकल रियल एस्टेट का जो हमारा बायर है या जो डिसीजन मेकर है, वो मेल नहीं है, फीमेल है। आज हम जितने भी कस्टमर्स हमारे पास आते हैं, उसके अंदर जो हस्बैंड होता है वो अपनी वाइफ के डिसीजन के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि अगर वाइफ ओके बोलेगी तो ही वो फाइनली चेक देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो जो भी घर नए डिज़ाइन हो रहे हैं या जो भी प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बच्चों को और फीमेल्स को ध्यान में रख के डिज़ाइन हो रहे हैं। जो बड़ी सोसाइटीज़ आजकल बन रही है, ये लोगों की फ़र्स्ट चॉइस बन गई है, क्योंकि लोगों को 4 दीवारें नहीं चाहिए, उनको एक एटमॉस्फेयर चाहिए, उनको कल्चर चाहिए। वो कल्चर मिलता है बड़े प्रोजेक्टों के अंदर मिलने वाली अम्यूनिटीज़ से। आज जो कस्टमर है, पहले वो एक इंडिपेंडेंट घर खरीदता था, प्लॉट खरीदता था, फिर घर बनाता था। आज आप किसी से भी पूछोगे तो 90% लोग बोलेंगे कि यार मैं घर तो कभी भी नहीं बनाना चाहता खुद के हाथ से, क्योंकि एक कहावत है पुरानी कि घर अगर किसी ने बनाना चालू कर दिया तो घर बनते बनते उसके बाल सफ़ेद हो जाएंगे, ये कन्फर्म है। तो आदमी जो है वो ये चाहता है कि उसको एक अच्छी सोसाइटी में एक अच्छा घर मिल जाए, जहाँ पर उसका स्ट्रेस कम हो और उसकी फैमिली, उसके मदर फादर, उसके बच्चे बहुत अच्छे से रह सके, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अब घर का मतलब केवल घर नहीं है, अब घर का मतलब सोसाइटी है। तो जहाँ अच्छी सोसाइटी होगी, जहाँ अच्छी अम्यूनिटीज़ होगी, वहाँ पर आदमी अपना घर लेना चाहेगा। और लोकेशन डेफिनेटली हमेशा रियल एस्टेट में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो जो भी लोकेशन हैबिटेबल है, वही लोकेशन के ऊपर अब आदमी घर लेना चाहता है। शहर से दूर या अपनी जो वर्क प्लेस है उससे बहुत ज़्यादा दूर कोई भी आदमी अपना घर नहीं लेना चाहता है। सर धन मेरे हिसाब से क्या है, मैंने तो एक नया ट्रेंड भी देखा था। पीपल लिविंग इन 300 यार्ड के घर में रह रहे हैं, 250 यार्ड के घर में रह रहे हैं, 500 यार्ड के भी घर में रह रहे हैं। दे आर मूविंग इन टू सोसाइटीज़। और रीज़न वही है जो आप बता रहे हो, सिक्योरिटी चाहिए, वरना एक की लॉक करते ही आप मेंटली फ्री हो, वो एक अलग दिमाग में एक
घर खाली पड़ा है। एक मैंने देखा है बहुत ज़्यादातर घरों में सब ये बोलते हैं कि घर खाली पड़ा है, तो घर का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें एक मैटर करती हैं। और आपने जो बोला सोसाइटी, बच्चे, खेलने की जगह, और एक बहुत अच्छा कोट है सर आपका, शायद आपने मेरे से कभी ऐसे ही कैजुअली कहा था सर कि शायद अगला युद्ध पार्किंग पे होगा। पार्क बहुत बड़ा इशू है सर आज की तारीख में, क्योंकि पार्किंग के लिए आजकल बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो ये एक नया ट्रेंड है मेरे हिसाब से सर। ये हमारी फैमिलीज़ बहुत छोटी होती जा रही है। पहले हमारी फैमिलीज़ बहुत बड़ी होती थी, जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, तो बड़ा घर भी चलता था, पूरा घर एक साथ कहीं घूमने जाता ही नहीं था। आजकल फैमिली जो है वो 4 लोगों की, 5 लोगों की हो गई है। तो अब 4-5 लोगों के अंदर सबकी लाइफ इतना बिजी है, बच्चे अपनी लाइफ में बिजी है, फीमेल जो है वो वर्किंग होती है, मेल जो होता है वो वर्किंग होता है, तो घर में बहुत कम लोग रह पाते हैं। तो मेरे ख्याल से आजकल घर का मतलब हो गया है सैटरडे संडे हाउस। तो इसलिए हर आदमी ये चाहता है कि वो एक अच्छी सोसाइटी में रहे। इंडिविजुअल हाउस के अंदर वो कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस करता है। अड़ोसी पड़ोसी के अंदर बहुत ज़्यादा दूरियाँ होती है, बहुत ज़्यादा लोग बात नहीं करते। और सोसाइटी जो होती है वहाँ पर जब 500 लोगों की सोसाइटी है या 200 घरों की सोसाइटी है, तो वहाँ पर जब भी आदमी नीचे पार्क में आता है, जिम में आता है, स्विमिंग पूल में आता है, वहाँ पर उसको बहुत सारे लोग मिलते हैं जो उसके एकदम लाइक माइंडेड होते हैं, उनके साथ वो एंजॉय कर पाता है। तो इसलिए जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इंडिविजुअल हाउसेस को आजकल छोड़ के और आदमी फ्लैट्स पे जा रहा है, बड़े अपार्टमेंट्स पे जा रहा है, अच्छी सोसाइटीज़ में जा रहा है। सर मैं तो मेरा मामा का लड़का सर, ये जस्ट बॉट अ हाउस इन विद द 4 करोड़ फ्लैट, और वो एक अच्छे घर में से जा रहा है, मतलब सब लगभग 300 घर में था। तो मैं खुद भी ये सोच रहा था कि जब घर में ही ये ट्रांसफॉर्मेशन चालू हो गया है तो बाज़ार में तो हो ही रहा है, एवरीबडी इज़ डूइंग इट, नथिंग लाइक एनीथिंग। एक सर मेरे एक सवाल है सर दिमाग में सर, जो बहुत टाइम से मैं पूछना भी चाहता था, आज अगर आपकी इजाज़त हो तो पूछूं सर। इट इज़ समथिंग पर्सनल सर। बिल्कुल पूछिए ना। आपकी बात करूँ तो यू हैव बीन अ सन ऑल्सो, यू हैव बीन अ फादर नाउ ऑल्सो, और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक ये चीज़ है कि क्या वो गोल्डन स्पून आपके पास थी सर? क्योंकि अंकल का बहुत स्टेब्लिश बिजनेस था, उनका खुद का बहुत नाम था, और आप जो नई जनरेशन है उसको कुछ क्या बताना चाहते हो कि भाई बीइंग एज अ सन एंड बीइंग एज अ फादर अब क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है? क्या एक अच्छे बच्चे कैसे तैयार किए जाते हैं? तो इस चीज़ के बारे में कुछ आपका क्या विचार है सर? अच्छे बच्चे कैसे तैयार किए जाते हैं, ये तो मेरे फादर शायद मुझसे ज़्यादा अच्छा बेहतर जवाब दे पाएंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे तैयार करने में बहुत मेहनत की होगी शायद। डेफिनेटली मैं एक गोल्डन स्पून के साथ पैदा हुआ हूँ और आई एम ए प्राउड सन ऑफ माई फादर। बट मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा साथ में कि गोल्डन स्पून के साथ में पैदा होना ईजी नहीं होता। शायद ज़्यादा चैलेंज होता है जब आपके पास में खोने के लिए कुछ होता है। जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। लेकिन जब आप एक फैमिली में जन्म लेते हो जहाँ पर ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश काम है, नाम है, तो आपको हर उन बातों का ध्यान रखना पड़ता है जिनकी वजह से कहीं कभी आपके कंपनी का, आपके फादर का नाम खराब ना हो जाए। मैंने हमेशा इस चैलेंज को बहुत पॉजिटिवली लिया और मैंने हमेशा इसी तरीके से काम करने की कोशिश करी कि जो मेरे फादर का नाम और काम है और जो मुझे मिला विरासत में, मैं उसको आगे कैसे लेकर के चलूँ। क्योंकि जो है अगर मैं उतना ही उसको छोड़ दूँगा तो आज आप मुझसे शायद सवाल ये पूछ रहे होते कि आप में क्या कमी थी कि आप इस काम को आगे नहीं बढ़ा पाए। तो उस काम को आगे बढ़ाना, नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, नई इंडस्ट्री, नए मार्केट को तलाशना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम होता है जब आपके पास में एक इस्टेब्लिश काम होता है। दूसरा, एक चीज़ और मैं आपको इसमें ऐड करना चाहूँगा कि आजकल हम लोग देखते हैं रेगुलर मार्केट के अंदर कि जो नए बच्चे आ रहे हैं वो अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन नहीं करते हैं। एग्जैक्टली सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, तो लोग सर अच्छे खासी है ना फैमिली से आ रहे हैं, वेल सेटल्ड बिजनेस, एंड दे आर डूइंग जॉब समवेयर सर। यस, एंड व्हाई इज इट हैपनिंग? क्यों हो रहा है सर ऐसा? मेरे को ऐसा लगता है कि शायद इसके अंदर, जैसा हम बोलते हैं ना, ताली दोनों हाथों से बजती है। तो 90% बड़े ये बोलेंगे कि बच्चे गलत हैं और बच्चे जो है वो बिजनेस नहीं करना चाहते हैं फादर का, इसलिए वो अलग रहना चाहते हैं, वो आज़ादी चाहते हैं, तो अलग रहना चाहते हैं। शायद ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे बड़े हैं जिन्होंने बिजनेस को इस्टेब्लिश किया, जिस भी तरीके से इस्टेब्लिश किया, उन्होंने डेफिनेटली बहुत मेहनत करी होगी। लेकिन
आज की मेहनत में और जो उन्होंने करी उस मेहनत में फ़र्क आ गया है। अभी हार्ड वर्क का टाइम नहीं है, अभी स्मार्ट वर्क का टाइम है। एग्जैक्टली। लेकिन शायद पेरेंट्स अभी भी ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा उसी तरीके से हार्ड वर्क करे जैसे वो करते थे। तो आज की जो जनरेशन है वो चाहती है कि वो एक बिज़नेस को बड़ा करे, अच्छी टीम रखे, एक्सपेंड करे और बड़ा करे। और उन बातों से कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो है वो डरते हैं कि कहीं ये कोई गलत डिसीजन ना ले ले और ये हमारे इस्टेब्लिश बिज़नेस को ख़राब ना कर दे या बंद ना कर दे। तो मेरे ख्याल से हमें अपने बच्चों पर विश्वास रखना चाहिए और हमें कुछ करने का उन्हें मौका देना चाहिए। अगर वो बिज़नेस को बड़ा करना चाहते हैं तो उनको वो मौका देना चाहिए, उनको फ्रीडम और इंडिपेंडेंस देनी चाहिए। अगर हम उनको फ्रीडम और इंडिपेंडेंस देंगे तो डेफिनेटली वो हमारे बिज़नेस को छोड़ के कभी कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन अगर हम उन्हें भागने की कोशिश करेंगे, उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तो आजकल की जो जनरेशन है, इवन जो नए बॉर्न बच्चे अभी जो बिल्कुल रिसेंटली बच्चे बड़े हो रहे हैं 3, 4, 5 साल के हैं, वो बच्चे भी बंदिश में नहीं रहना चाहते हैं। वो भी अगर आप किसी चीज़ से उनको रोकोगे तो वो रोने लग जाएंगे या उनको चिढ़ बच जाएगी। तो जब 5 साल का बच्चा इतना समझता है तो एक 22 साल का 23 साल का बच्चा जो पढ़ाई पूरी करके आ गया है वो अब बच्चा नहीं है, वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट है। आपने उसको 4 साल 5 साल पढ़ने के लिए बाहर भेजा, जहाँ अकेला रहा, अकेला उसने सारे डिसीजंस लिए। तो आपको ये समझना चाहिए कि जब बच्चा एक छोटी उम्र में 5 साल बाहर जा कर के इंडिपेंडेंटली अपना पढ़ाई पूरी करके आ गया है और ठीक से वापस घर आ गया है, बिगड़ा नहीं है, तो इसका मतलब वो समझदार है। तो आपको उसको मौका देना चाहिए, आपको अपने बिजनेस को उसको इंडिविजुअली करने का एक चांस देना चाहिए ताकि वो उस बिज़नेस को अच्छे से करे और प्रूफ कर सके। हर बच्चा चाहता है कि वो अपने फादर को प्रूफ कर सके कि वो कितना अच्छा काम कर सकता है, और हर फादर भी चाहता है कि उसका बच्चा आगे बढ़े, और हर फादर की भी खुशी इसी में होती है। लेकिन ये एक कॉम्प्लिकेशन एक अलग तरीके का है कि दोनों को पता है कि हमें क्या करना है, लेकिन दोनों ही मानना नहीं चाहते हैं, करना क्या। तो मेरे ख्याल से इसमें जो आगे स्टेप लेनी चाहिए वो फादर को लेनी चाहिए। फादर को ये बिलीव करना चाहिए अपने बच्चे के ऊपर कि वो जो भी करेगा बेहतर करेगा, वो मेरा बच्चा है तो मुझसे भी अच्छा करेगा। सर, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हमने बहुत कुछ सुना है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एक बायर को कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में देखनी चाहिए? और बीइंग अ रियल एस्टेट ओनर या फिर बिल्डर एंड डेवलपर, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान रखते हैं वंस यू आर मेकिंग ए प्रोडक्ट? मेरे ख्याल से आजकल जितना ऑर्गेनाइज सेक्टर रियल एस्टेट हो गया है, बायर को कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का ध्यान रखने की ज़रूरत पड़नी ही नहीं चाहिए। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और रियल एस्टेट इंडस्ट्री ये एक दूसरे की पूरक है, बहुत सिमिलर इंडस्ट्रीज है दोनों। जब आप कोई गाड़ी खरीदते हो तो क्या आप कभी गाड़ी के वर्कशॉप पे गए हो कि गाड़ी कैसे बनती है, या कलर आपकी गाड़ी पे ठीक हुआ, या उसने क्या प्रोसेसेस फॉलो किए? ये SOPs होती है, और आप उस ब्रांड पे ट्रस्ट करते हो कि अगर मैं BMW की गाड़ी खरीद रहा हूँ तो डेफिनेटली अच्छी ही होगी क्योंकि वो BMW है। उसी तरीके से रियल एस्टेट के अंदर भी बायर को कंस्ट्रक्शन क्वालिटी चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। जो भी डेवलपर है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और यही उसका काम है कि वो पूरी SOPs फॉलो करके एक अच्छा घर बना करके कस्टमर को डिलीवर करे ताकि उसमें कोई भी एरर और कोई भी डिफ़िकल्टीज़ कस्टमर को ना मिले। और साथ में रेरा ने भी अब इसमें काफ़ी ज़्यादा एडवांस रूलिंग्स निकाली है जिसके अंदर डेवलपर जो है वो बहुत रिस्पॉन्सिबल और बहुत जिम्मेदार महसूस करता है, क्योंकि 5-5 साल की हमारी डिफेक्ट लाइबिलिटी गारंटी होती है। जैसे गाड़ियों में गारंटी आती थी, ऐसे अब घरों में भी गारंटी आती है कि अगर 5 साल में भी आपके घर में कोई डिफेक्ट आ जाता है, कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई मिस्टेक रह जाती है, तो डेवलपर को वो ठीक करना उसकी जिम्मेदारी है। तो अब कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेकर के हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स भी बहुत सीरियस है, डेवलपर्स भी बहुत सीरियस है, और वी हैव अ वेरी गुड मैन पावर फॉर द कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, जहाँ पर वो लोग अपने काम को बहुत बखूबी तरीके से करते हैं और सारी SOPs फॉलो करते हैं और अच्छा घर बना करके बायर को डिलीवर करते हैं। सर, रेरा का जिक्र किया आपने। सर 9 साल हो गए सर रेरा आएगा, बहुत बड़ा हुआ था 9 साल पहले रेरा आएगा, रेरा आ गया और अब 9 साल हो गए रेरा आए, क्या फ़र्क पड़ा है? पूरी इंडस्ट्री चेंज हो गई। हाउ इज सर, थोड़ा मैं चाहता हूँ कि मेरे व्यूअर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली रेरा का क्या महत्व है, तो व्यूअर्स को एक जानकारी के रूप में क्या फ़र्क है सर, ये एक बार बताओ। सबसे पहला फ़र्क ये है कि जो रियल एस्टेट की सबसे बड़ी कमजोरी थी वो थी मिसमैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। जिसकी वजह से रियल एस्टेट ट्रबल में जाता था, कंपनीज ट्रबल में जाती थी, प्रोजेक्ट्स स्टक हो जाते थे। रेरा ने सबसे पहला जो काम किया है वो हमारे बैंक अकाउंट्स को ऑर्गेनाइज करने का काम किया है। आज अगर हमारे अकाउंट में पैसा आता है तो वो पैसा हम शफल नहीं कर सकते हैं। हम उस पैसे का यूज़ किसी और ज़मीन को खरीदने लायक 70% पैसा सर आप सिर्फ यूज़ कर जी नहीं, हम केवल 30% पैसा यूज़ कर सकते हैं और 70% जो पैसा है वो लॉक रहता है। लॉक रहेगा। वो तभी निकलता है जब हम उतना कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। ग्रेट है सर ये। अगर हम कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं किसी भी कारण से तो हम उस पैसे को भी नहीं निकाल सकते। पहले कस्टमर के पैसा देने के बाद में बिल्डर की मर्जी पर डिपेंड करता था कि वो उस बिल्डिंग को कंप्लीट करे या ना करे। अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर माल बिक गया है, पैसा आ रहा है, तो डेफिनेटली बिल्डिंग बनेगी ही बनेगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगर आप पिछले 5-6 सालों का रिकॉर्ड देखेंगे उठा करके, बैंकर से बात करेंगे, तो आप पाएंगे कि रियल एस्टेट के अंदर फाइनेंशियल फ्रॉड्स ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गए। हाँ बिल्कुल सर। डिफॉल्ट्स ना के बराबर हो गए। उनका सबका रीज़न एक ही है, गुड मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो, जो केवल रेरा की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। तो रेरा की वजह से सर कैश फ्लो मैनेज हो गया। और क्या फ़ायदा है सर? हाउ डज कंप्लाइंसेस रेरा की वजह से बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज वे में हो गई है, क्योंकि रेरा इतने सारी कंप्लाइंस करवाता है कि जब आप उस QPR यानी क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट जो एक रेरा की होती है, जब हम उस क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट को फिल करते हैं तो उसमें इतने सारे सवाल होते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती है कि आप चाहते हैं और नहीं चाहते, दोनों ही तरीके से आप उसमें गलती कर ही नहीं सकते हो। क्योंकि अगर आप गलती कर दोगे, कुछ झूठी रिपोर्ट सबमिट करोगे, तो ये क्वार्टर की रिपोर्ट झूठी होगी तो अगले क्वार्टर से मिसमैच कर जाएगी, अगले क्वार्टर की झूठी होगी तो थर्ड से मिसमैच कर जाएगी। फिर 4 क्वार्टर के बाद में एक APR भी होती है, एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट। अगर आप चारों क्वार्टर में कुछ मिसमैच कर रहे हो तो डेफिनेटली मान लीजिए कि आपकी जो APR है वो मैच ही नहीं करेगी। तो जैसे आपकी रिपोर्ट्स मिसमैच होने लग जाएगी तो आपके चार्टेड अकाउंटेंट, आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स, आपके रेरा के डिपार्टमेंट के लोग, ये सब आपको सवाल पूछने लग जाएंगे कि ये मिसमैच कैसे हो रहा है। तो ये सब चीज़ों को जब आप कंपाइल करते हो तो अगर आप चाहते भी हो गलती करनी है तो भी आप गलती नहीं करते। सर पहले लोग बोल रहे थे इतने यूनिट बिक गए, ये हो गया, वो हो गया। अब तो क्वार्टरली रिपोर्ट में कोई भी जाके देख सकता है सर। हाँ, आप रेरा की वेबसाइट पर जा करके मेरे प्रोजेक्ट में कितने फ्लैट्स बिक चुके हैं, मेरी इस समय पर प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, मैं किस टावर में कितना % काम कंप्लीट कर चुका हूँ, कितना मेरा कलेक्शन अभी तक हो चुका है, कितना रुपया मैं खर्च कर चुका हूँ, हर चीज़ रेरा के ऊपर अवेलेबल है। तो रेरा एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट वेबसाइट है और मेरे ख्याल से रेरा प्रो कस्टमर एक डिपार्टमेंट है जो कस्टमर को टाइमली डिलीवरी, यही रेरा का एक एथिक है कि कस्टमर को जो घर उसने लिया वो टाइम से मिल जाए, जो टाइम बिल्डर ने कमिट किया। यही रेरा का मेन उद्देश्य है। बहुत अच्छा, मतलब दिस इज समथिंग रेरा के आने के बाद में चीज़ें बहुत बदल गई हैं, जो देखने में भी मिल रहा है सर कि वही आप जैसे रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर अब मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग नए आ रहे हैं या जो लोग हैं, दे हैव अ माइंड सेट ऑफ गोइंग फॉरवर्ड 5 ईयर 10 ईयर डाउन द लाइन। वो सोच के चलते हैं कि 5 साल बाद में मुझे कौन सा प्रोजेक्ट करना है, 3 साल बाद में मुझे कौन सा प्रोजेक्ट करना है। वो वाले लोग धीरे धीरे करके बहुत कम होते जा रहे हैं। जो लोग सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट के लिए इंडस्ट्री में आते थे या किसी के पास कोई लैंड पड़ी है कि बिल्डर बन जाऊंगा, वो वाले लोग मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके इंडस्ट्री में कम होते जा रहे हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आपको एक बात बताता हूँ जो अभी देखने में मिल रही है रियल एस्टेट मार्केट में। आपने जो अभी सवाल पूछा कि ऐसे लोग बहुत कम होते जा रहे हैं जो एक ही प्रोजेक्ट बनाने के लिए रियल एस्टेट में आते थे। हमारे मार्केट में बहुत सारे नॉन इंडस्ट्री लोग होते हैं जो किसी और बिजनेस के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं और वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए रियल एस्टेट में आते हैं। एग्जैक्टली। एक टाइम ऐसा था जब वो लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए 1 टावर 2 टावर या 1 प्रोजेक्ट 2 प्रोजेक्ट बनाते थे या किसी भी कॉन्ट्रैक्टर या बिल्डर को अपना पार्टनर बनाते थे और उसके साथ मिलकर के काम करते थे। आज आपको आश्चर्य होगा कि ऐसे इन्वेस्टर्स, ऐसे लोग रेरा नंबर नहीं लेने के कारण वो पूरी बिल्डिंग को पहले कंप्लीट करते हैं और उसके बाद बेचते हैं, क्योंकि वो रेरा की कंप्लाइंसेस में नहीं पढ़ना चाहते हैं, वो उनका रूटीन वर्क नहीं है। एग्जैक्टली सर। तो ये एक इतना बड़ा चेंज है मार्केट के अंदर कि आपको डिलीवर्ड प्रोडक्ट मिल रहा है। जो लोग इस इंडस्ट्री में सीरियस काम करना चाहते हैं, जो कंप्लाइंसेस फॉलो करना चाहते हैं, जिनके पास ऑफिस सेटअप है, टीम है, केवल वही लोग रेरा नंबर लेना चाहते हैं और रेरा के साथ जुड़ करके काम करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है पूरे इंडिया के अंदर, जहाँ पर बड़े इन्वेस्टर्स या बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट जो दूसरी इंडस्ट्री से लोग आते हैं रियल एस्टेट के अंदर, वो रेरा नंबर से बचना चाहते हैं। तो ये बचना जो चाहते हैं
उसका मेरे ख्याल से रीज़न यही है कि उनको ये पता है कि अगर रेरा नंबर लेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, और अगर कुछ भी गलती करेंगे तो पेनलाइज होना पड़ेगा, तो और लीगल कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे। वो इन सब चीज़ों से बचने के लिए रेरा नंबर से दूर भागते हैं। तो इसका मतलब ये क्लियर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि रेरा कितना सख्त है और रेरा कितना इम्पोर्टेंट है। मेरे हिसाब से सर रेरा ने बहुत कुछ चेंज कर दिया है, और आई लर्ज एवरी बायर, जो उतने भी बायर्स हैं, वंस यू आर इन्वेस्टिंग और यू आर मेकिंग सम इन्वेस्टमेंट या अपने लिए घर खरीद रहे हैं, तो कम से कम एक बार रेरा की वेबसाइट पर जाके प्रोजेक्ट की डिटेल्स ज़रूर चेक करें। जो भी आपको कमिटमेंट है एटलीस्ट उससे मैचिंग आपको चीज़ें मिले तो यू कैन गो फॉरवर्ड। तो दिस इज़ अ टिप कि आप, मेरे हिसाब से लगता है कि सर जो लोग आते हैं उनको एक बार रेरा पे डेफिनेटली आपको रेरा की वेबसाइट पे जाना चाहिए, अपने प्रोजेक्ट को पूरा विजिट करना चाहिए, उस बिल्डर का पूरा आपको पास्ट देखना चाहिए कि पहले प्रीवियसली उसने क्या क्या कमिटमेंट्स पूरे किए हैं, और तभी आपको अपना घर लेने का डिसीजन लेना चाहिए। तो दिस इज समथिंग वेरी न्यू सर। सर कमिंग डाउन टू योर पर्सनल लाइफ सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे मैं एक आध बार आपके साथ सर आपकी बर्थडे पार्टी में भी था, तो मुझे मौका मिला था वहाँ आने का। फ्रेंड्स सर, ये एक वर्ड है फ्रेंड्स, इज़ इट इम्पॉर्टेंट इन लाइफ एंड हाउ इम्पॉर्टेंट आर दे फॉर यू, कि फ्रेंडशिप कितना इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए इसकी क्या मायने है सर? फ्रेंड्स के लिए तो भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि मित्रविहीन जीवन जो है वो नर्क समान है। तो फ्रेंड्स तो डेफिनेटली हर आदमी के लिए लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे लिए भी मेरे फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई एम ब्लेस्ड कि आई हैव वेरी गुड फ्रेंड्स इन माई लाइफ, जो मेरे चाइल्डहुड से मेरे साथ हैं, जो मेरे बिजनेस साइकिल में आने के बाद में भी मेरे नए फ्रेंड्स जो बने वो भी मेरे एक्चुअल फ्रेंड्स हैं। और दोस्ती को हमेशा दोस्ती रखना चाहिए, दोस्ती में व्यापार को कभी शामिल नहीं करना चाहिए। दोस्ती जब दोस्ती रहती है तो वो लंबे समय तक चलती है और बहुत अच्छी होती है। आपकी लाइफ के कितने भी डिफ़िकल्ट टाइम में या खुशी के मौके में, दोनों ही मौक़ों में, आपके पेरेंट्स से भी पहले अगर आप किसी से डिस्कस करते हो तो आपके फ्रेंड्स होते हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि एक टाइम आने के बाद में आप पेरेंट्स से बहुत सारी बातें डिस्कस नहीं कर पाते हो, कई बार इसलिए भी नहीं कर पाते हो कि उनको टेंशन हो जाएगी या ये बात मैं उनसे डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। तो दोस्त जो होता है वो हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और शायद दोस्त ही हमें जीने के लिए एक नई राह दिखाता है, खुशियाँ देता है और हमें स्वस्थ रखता है। सर मेरे हिसाब से तो दोस्ती एक ऐसी रिलेशनशिप है सर जो आप खुद बनाते हो, है ना? मतलब वो इट इज़ नॉट लाइक ए ब्रदर, राइट? या आपके मामा नहीं है या चाचा नहीं है या आपका भाई बहन नहीं है, हो सकता है आपके इतने सारे भाइयों में कोई एक आपका दोस्त हो। सही बात है। सारे भाई दोस्त हो या ना हो, तो वो रिलेशनशिप आप खुद बनाते हो और उसको एक पौधे की तरह सींचते हो, और वो जब 5-7 साल होते परवान चढ़ जाता है, फिर उसके बाद में उसका एक अलग मजा आता है, वो फिर नॉस्टैल्जिया में जाने का एक अलग ही फीलिंग आती है। तो मैंने देखा सर यू आर वेरी फ्रेंडली और बहुत आसानी से लोगों के साथ हो जाते हो, बट यू हैव गुड लॉयल फ्रेंड्स ऑल्सो। आपकी पार्टी में दिखा था, तो वो एक टॉपिक था, मैं चाह रहा था आपसे। अब इसी को सर आगे लेते हुए जानना चाहता हूँ सर, लव होम सर, इतना बढ़िया ब्रांड, इतना अच्छा कंसेप्ट, सारी चीज़ें लव होम, मतलब एंड अगर उसमें से होम हटा दूँ तो लव के ऊपर आपका क्या व्यू है, एंड हाउ लव इज़ इम्पॉर्टेंट इन योर पर्सनल लाइफ, एंड हाउ डू यू सी अराउंड इट, कि प्यार की क्या परिभाषा है आपके जीवन में? प्यार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। प्यार की परिभाषा हम हमारे दोस्त से भी प्यार करते हैं, हम हमारी वाइफ से भी प्यार करते हैं, हम हमारे बच्चों से भी प्यार करते हैं, हम हमारे मदर फादर से भी प्यार करते हैं, हम हमारे भगवान से भी प्यार करते हैं। तो प्यार एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और आपको हमेशा सबसे प्यार करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्यार देंगे तो ही आपको प्यार मिलेगा। तो आई ऑलवेज़ बिलीव कि हमें हमेशा लवेबल होना चाहिए, हमेशा सॉफ्ट होना चाहिए, लोगों की बात सुननी चाहिए, लोगों को अपनी बात सुनानी चाहिए और बहुत प्यार से लोगों के साथ रहना चाहिए। बहुत बढ़िया, नाइस थिंग, आपने जो बहुत अच्छी चीज़ बताई सर प्यार के बारे में। सर एक और चीज़ है वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, आपके प्रोजेक्ट में मैंने एक यूनिक चीज़ देखी सर, विच वॉज कि यू आर डोनेटिंग समथिंग फॉर गौशाला ऑल्सो। जी है ना, कि आप हर फ्लैट के साथ में कुछ ना कुछ पैसा है जो आप डोनेट करते हो गौशाला के लिए। तो इट रिमाइंड्स मी समथिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी, कि आपने उसको किस तरीके से देखा या ये आपके दिमाग में कैसे आया, और क्या आप स्पिरिचुअलिटी से इसको रिलेट करते हो, और स्पिरिचुअलिटी क्या है आपके लिए? ये एक कोई यूनिक फीचर नहीं है, ये एक हमारा बहुत ही सिंपल सोसाइटी के लिए एक कमिटमेंट है, गिव एंड टेक। हम सोसाइटी से जो लेते हैं
हमें वापस देना भी होता है, तभी ये दुनिया चलती है। बहुत सारी हमारी संस्थाएं हैं जिनके अंदर काफ़ी सारे लोग जो है डोनेशन के लिए रेगुलर मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं। तो मुझे ये आइडिया ऐसे आया कि मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाऊं कि मेरी कंपनी में किसी भी व्यक्ति को किसी भी अच्छे काम से रिलेटेड जो हम निकालते हैं अपने बिजनेस में से, उसके लिए बार बार मांगना ना पड़े। एक फ़ंड ऑटोमेटिकली क्रिएट होता जाए और वो फ़ंड जो है हमारे द्वारा खर्च कर दिया जाए। उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने हमारा जो प्रोजेक्ट है जयपुर में, लव होम जयपुर के नाम से, उसमें हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया कि हम 11 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से गौशाला के नाम से हम अलग से स्पेयर करेंगे, जो तकरीबन हमारा 1.5 करोड़ रुपीज़ के आसपास का ये फ़ंड हो जाता है। ह्यूज अमाउंट है सर जी। और उस फंड को हम रेगुलर बेसिस के ऊपर, अभी जैसे हिंगोनिया गौशाला है जो अक्षय पात्रा फाउंडेशन चलाती है, उसको हम रेगुलर ये फ़ंड दे रहे हैं। वहाँ पर गायों के लिए जो भी उनको आवश्यकता होती है वो हमें अपनी आवश्यकता बताते हैं और हम वो पैसा रिलीज़ कर देते हैं। तो इससे बेस्ट ये हुआ कि जो वो संस्था है उनको ये पता है कि लव होम के पास में इस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर इतना पैसा पड़ा हुआ है, तो ना तो उनको हमारे से पैसा मांगने में झिझक होती है और ना ही हमारे को उनको पैसा देने में झिझक होती है। तो एक रूटीन प्रोसेस का मैंने एक प्रयास किया था और ये मेरा बहुत ही अच्छा प्रयास रहा। हमने इस बारे में जो हमारे ब्रोशर्स में या जो होर्डिंग्स हमने लगाए साइट पर, उसको लगाने के पीछे हमारा एक ही तात्पर्य था कि और लोग भी इस चीज़ को देखें और हम एक नई सोसाइटी डेवलप करें कि हमारी तरह ही और लोग भी इस प्रकार के कामों को इनिशिएट करें। और मुझे बहुत खुशी हुई जब मुझे अक्षय पात्रा फाउंडेशन के जो गुरुजी हैं, जब उन्होंने मुझे आकर के बताया कि हमारे इस प्रयास के बाद में, जब उन्होंने इस प्रयास को बाज़ार में लोगों से डिस्कस किया, तो करीबन 3 लोग ऐसे और मिले जिन्होंने अपने बिजनेस के अंदर, जो भी उनका बिजनेस है उसके अंदर उन्होंने एक फ़िक्स फंड अपना एक सिक्योर कर लिया कि हमारी टोटल सेल का इतना वॉल्यूम या इतना परसेंट वॉटेवर हम गौशाला के लिए स्पेयर करेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्पिरिचुअल हमारा कलम है और गौ माता जो है वो सभी देवी देवताओं की माँ है और सभी का स्थान उनके अंदर शामिल है। तो मेरे ख्याल से गौ माता की सेवा करना जो है वो सबसे बड़े धर्मों में से एक धर्म है और हम वो काम कर रहे हैं। सर मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छी लगी सर इसमें कि इट इज़ समथिंग पोस्टफुल इन्वेस्टमेंट्स, या आप ये मान के चलो कि हर आदमी के पैसे में से पैसा जा रहा है। क्योंकि हो सकता है आप 1.5 करोड़ रुपए इज़ नॉट अ बिग सम, आप हो सकता है एक चेक में भी दे सकते थे, बट वो हर बायर के अकाउंट से जा रहा है। इसका मतलब उसको भी वो बेनिफिट मिलेगा जो आदमी, हाँ, उसको भी वो पुण्य मिल रहा है, वो पुण्य मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहे हैं। तो वो एक चीज़ है कि आर यू आर कनेक्टिंग सो मैनी पीपल इन दिस, इन अ स्पिरिचुअलिटी कह लो या फिर आप कह लो कि एक अच्छे काम के लिए आप प्रेरित कर रहे हो, एंड इट इज़ फोर्सफुल, और वो आप उससे चार्ज भी नहीं कर रहे हो, बस उसके नाम से हम उसके नाम से उसी पैसे पैसा वो देता है, उसी में से हम उतना रुपया निकाल करके गौशाला के लिए डोनेट करते हैं। तो इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव सर, और लोग जुड़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है सर। मैं चाहता हूँ और लोग जुड़े और ये एक बड़ी संस्था बने, इसमें काफ़ी लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने बिजनेस के अंदर इस काम में आगे बढ़े। मैं तो आपको भी बोलना चाहूँगा कि आपका जो टर्नओवर होता है उसमें से आपको एक फिक्स परसेंटेज निकालनी चाहिए जो आप इस प्रकार के कामों के लिए खर्च करें। सर आगे जैसे कुछ है, बिल्कुल सर, वी विल ऑल्सो ज्वाइन सर, वी विल स्टार्ट अ कैंपेन अराउंड इट। मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और मैं तो शुरू से ही बोलता हूँ सर, कामधेनु जो गाय है वो उस तरह की गाय थी जो उससे आप जो भी कुछ मांगते थे तो वो आपको मिलता था, और वो पूजनीय है। इस काम के लिए अगर कोई आप प्रेरित करें तो एक बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी चीज़ों के लिए अपन आगे जा रहे हैं सर। एक और फैक्टर है सर विच इज़ कॉल्ड एज एफ फैक्टर, फाइनेंशियल फैक्टर सर। हाउ डू यू मैनेज योर इंडिविजुअल फाइनेंसेस सर? ना मतलब खुद के पैसे को आप कैसे मैनेज करते हो, और लोगों के लिए, व्यूअर्स के लिए क्या आपकी सलाह है कि उनको किस तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर एवरीबडीज लाइफ। तो उसका क्या महत्व है और आप उसको किस तरीके से करते हैं? वॉरेन बफे ने एक बहुत अच्छा कोट बोला है, नेवर पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। एग्जैक्टली सर। और आजकल मैं जैसा देख रहा हूँ और मार्केट में जब डिस्कशन करते हैं तो ये पॉइंट्स निकल के आते हैं कि जो नई जनरेशन है वो बहुत एक्टिवली अपने आप को फाइनेंशियली फ्रीडम की तरफ लेकर जा रही है। जो म्यूचुअल फंड्स हैं, SIPs है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट है, जो हमारा यूथ है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग्स को लेकर के। तो मैं सबको यही बोलूँगा कि फाइनेंस जो है, यानी खुद के पैसे को संभालना जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है।
जब पैसा हमारे हाथ में होता है तब हमें पता नहीं होता है कि हम उसको कहाँ खर्च कर रहे हैं और कैसे खर्च कर रहे हैं, लेकिन जब वो खर्च हो जाता है तब हमें पछतावा होता है कि यार ये मैंने खर्चा क्यों किया था। खर्चा करना चाहिए, मैं ये कभी नहीं बोलूँगा आपको खर्चा नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति को जितना मर्जी है उतना खर्चा करना चाहिए, क्योंकि खर्चा करना ही हमें कमाने के लिए प्रेरित करता है। ये बहुत बढ़िया बात है। अगर हम खर्चा ही नहीं करेंगे तो हम अगले दिन ऑफिस आने की नहीं सोचेंगे। तो खर्चा करना चाहिए, हमें अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जीनी चाहिए, लेकिन साथ में हमें थोड़ी थोड़ी ऐसी फाइनेंशियल प्लानिंग भी करनी चाहिए, चाहे वो आपने रियल एस्टेट में कोई इन्वेस्टमेंट किया हो, गोल्ड परचेज किया हो, म्यूचुअल फंड लिया हो, या जो भी आपको ठीक लगता है, एफडी कराई हो, जो भी आपको ठीक लगता है, आपको ये फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। तो फाइनेंशियल प्लानिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड आपके हिसाब से। सर कोई ऐसा रियल लाइफ इंसिडेंस है जिसने आपको बहुत ज़्यादा प्रेरित किया हो, या आपको लगा हो कि यार यहाँ से तो लाइफ के अंदर कुछ डिफरेंट ही टर्न अराउंड स्टोरी आ गई है, वो ऐसा पॉइंट सर जहाँ पर खड़े हो गए आपको लगता है कि यार मैं अगर मेरी लाइफ को पीछे रेंज में लेके जाऊँ और फिर वहाँ से कुछ एक ऐसी चीज़ जो आपको मोटिवेटिंग लगी हो और जिसको आप लोगों को बताना चाहते हो कि यार इस तरह की चीज़ें भी होती हैं लाइफ में, और मेरी लाइफ स्टोरी में से ये एक मेरी सक्सेस स्टोरी है, तो उसके बारे में कुछ जानकारी आप दोगे तो अच्छा लगेगा। एकदम तो कुछ याद नहीं आ रहा था, लेकिन जब अभी आपने पूछा मुझसे तो मुझे प्रेरित करने वाली एक बात बहुत अच्छे से याद आई। ये बात है 2017 जनवरी की। 8 नवंबर 2016 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी का अनाउंसमेंट किया था और हमारी करेंसी जो है वो बंद हो गई थी। जनवरी से जब मार्केट वापस ओपन हुआ नए नोटों के साथ में, तो जो हमारा रियल एस्टेट बिजनेस है वो बहुत ही टफ टाइम में एकदम से वो टाइम पर दिख रहा था, क्योंकि देयर वॉज नो मनी, नो बायर, नो परचेजर, कुछ नहीं था, एकदम ब्लैंक था सब कुछ। एंड जो बिज़नेस होता है, जो कंपनी चलती है, वो रेगुलर चलती है, आपके खर्चे रोज़ होते हैं। तो उस टाइम पर हमारे लिए एक बार के लिए बहुत टफ एक सिचुएशन आ गई थी कि हम कैसे इस सिचुएशन से ओवरकम करेंगे और कैसे वापस से सेल इम्प्रूव होगी। तो मुझे अच्छे से याद है कि मैंने हमारे कॉन्फ्रेंस रूम में हमारी कंप्लीट टीम को बुला करके एक मीटिंग ली, जिसमें हमारे पियोन से लेकर के और हमारे मैनेजर, अकाउंट्स, फाइनेंस, लीगल, साइट इंचार्ज, इंजीनियर, एवरीवन, सब लोग वहाँ पर मौजूद थे। और मैंने उस दिन उन सब लोगों से एक बात कही थी कि आप लोग कई सालों से कंपनी में काम कर रहे हैं और ये कंपनी आपका भी घर चला रही है। अभी ज़रूरत है कि अभी आप लोगों की ज़रूरत है इस कंपनी को। आज तक ये कंपनी आपकी ज़रूरत थी, अब कंपनी को आपकी ज़रूरत है। और हमने एक टारगेट सेट किया कि हम सभी लोग मिलकर के कैसे सेल करेंगे, और हमारा ड्राइवर भी सेल करना चाहिए, हमारा पियोन भी सेल करना चाहिए, हमारा अकाउंट्स वाला भी सेल करना चाहिए, हमारा इंजीनियर भी सेल करना चाहिए। मैंने सबको ये कहा कि अभी अगले 3 महीने के लिए हम सबके लिए एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो है सेल। तो अगर ये विटामिन डी हमारे को मिल जाएगा तो हम सर्वाइव कर जाएंगे, अदरवाइज़ हम सर्वाइव शायद नहीं कर पाएंगे। और जब हमने ये मीटिंग ली तो कई लोगों ने कहा कि यार ऐसी मीटिंग से कुछ फ़ायदा होगा नहीं, ये जो लोग हैं ये अलग अलग काम के लोग हैं, तो इन लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं है। बट आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि अगले 3 महीने में हमारी कंपनी ने करोड़ों रुपए की सेल करी, और हमारा जो पियोन जो हमारे ऑफिस में डस्टिंग एंड चाय पानी का काम करता है, उसने भी 1-2.5 लाख रुपए का एक छोटा सा प्लॉट बेचा, और सभी लोगों ने इंसेंटिव अर्न किया। और हमने उस 3 महीने में इतनी अच्छी सेल करी कि उसके बाद हमें वापस से लुक बैक करने का मौका नहीं मिला, और पूरी टीम जो है चार्ज हो गई, एक्टिव हो गई, और हम वापस से नेक्स्ट राउंड के अंदर आ गए। तो ये मेरी टीम ने जो मेरे लिए किया उस टाइम पर, ये बहुत ही मेरे लिए मोटिवेटिंग था, और मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक भी था कि जिन लोगों ने कभी सेल्स के बारे में कुछ सुना ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, वो लोग भी अगर ज़रूरत पड़ी तो सेल्स करके लेकर के आए। और सर सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये होता है कि वंस यू आर फीलिंग लो और आपकी टीम आपको सपोर्ट करे, और आप कह रहे हो जैसे कर रहे हो, और आप जो बता रहे हो कि एक पियोन लेवल के बंदे ने भी सेल करी, तो ही इज ऑल्सो पुट इन दैट एफर्ट। उसके बाद में तो फिर आपका मोटिवेशन एक नेक्स्ट लेवल पे चला ही जाता है, आप खुद उनके मोटिवेशन से फिर हम ड्राइव होने लग जाता है, तो टीम की मोटिवेशन से बहुत फर्क पड़ता है। सर स्पिरिचुअलिटी आई अगेन कम ऑन दिस टॉपिक सर, हाउ इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, और क्या और मतलब महत्व है इस वर्ड का सर, आध्यात्म
स्पिरिचुअलिटी तो चलो इंग्लिश में हो गया, बट मैं जितना आपको जानता हूँ आप बहुत करीब रहते हो हिंदी भाषा के भी, और ये आध्यात्म का क्या मतलब है सर आपकी लाइफ में, और आपका डेली रूटीन में क्या ये इम्पोर्टेंट है और लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? चूँकि मैं अभी तक एक ग्रोइंग टेज पे काम कर रहा हूँ अपनी कंपनी और अपने लिए, तो अध्यात्म को लेकर के जो मेरा सोच है वो बहुत अलग है। मेरे लिए अध्यात्म मतलब अभी आज की तारीख में आंख बंद करके ध्यान करना, मंत्र पढ़ना, पूजा करना, ये मेरे लिए अध्यात्म नहीं है। मेरा अध्यात्म आज की तारीख में है मेरा काम करना। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने काम में कैसे अपने आप को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर दूँ, कैसे अपने आप को इतना डुबो दूँ कि मुझे वहीं पर मज़ा आने लग जाए और मेरी सारी स्ट्रेस जो है वो अपने काम से ही ख़त्म हो जाए। तो ये अध्यात्म अभी तक मैं फॉलो कर रहा हूँ मेरी लाइफ के अंदर। बट डेफिनेटली यू आर राइट, हमें ध्यान की तरफ, अपने मेडिटेशन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा शरीर अगर स्वस्थ रहेगा तो ही हम आगे जा कर के बड़ा काम कर पाएंगे। तो आई एम वर्किंग ऑन दिस फ्रॉम लास्ट 1 ईयर एंड अभी मैं इतना अच्छा काम नहीं कर पाया हूँ ध्यान और अध्यात्म के ऊपर कि मैं किसी को कुछ बता सकूँ। बट डेफिनेटली विद इन सम टाइम आई लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स ऑन दिस टॉपिक, जो मैं अपने पर खुद के ऊपर करके देखूँगा और फिर मैं आप लोगों को बता पाऊँगा कि ये कैसे करना चाहिए और कितना ज़रूरी है। सर मेरे हिसाब से आध्यात्म का मतलब तो होता है अपने आप का अध्ययन। लोग इसको बाहर ढूंढते हैं, पर आध्यात्म का मतलब ही यही होता है वंस यू आर लुकिंग इनसाइड फॉर यू। आप कुछ देर आंख बंद करके सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो और अपनी बैटरी को रिचार्ज कर रहे हो। बिल्कुल ठीक। हमारे गुरुजी यही बताते हैं कि एवरी डे अगर आप मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं तो भी उसको चार्जिंग चाहिए, तब वो नेक्स्ट डे चलता है। तो वाई नॉट योर बॉडी विल चार्ज। लोग कहते हैं सो के हो जाता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 10 से 15 मिनट 20 मिनट अपने बारे में सोचते हो एंड यू स्टार्ट थिंकिंग ऑन योर सेल्फ, कहीं पे भी बैठ के, मंदिर में बैठ के, अकेले बैठ के, एंड यू चार्ज योर बैटरी, तो आपकी नेक्स्ट लेवल पे एनर्जी चली जाती है। जो हमारे गुरुजी ने बताया, तो 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा जितना आपके पास समय हो, तो एक बार मेरे साथ से बैटरी को जरूर चार्ज। एक्चुअली मेरे गुरुजी क्या है, मेरे फादर है और मेरे फादर के लिए अध्यात्म में काम करना, सर वो तो इसलिए उन्होंने हमेशा मुझे यही सिखाया कि ध्यान लगाना है तो ऑफिस में जाओ, काम करो, अपने आप ध्यान लग जाएगा। पर वो भी एक तरीका है सर, तो वो मेरा तो यही मानना था। तो दिस इज व्हाट माय पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है सर। और सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, क्या रियल एस्टेट की कुछ डार्क सीक्रेट्स होते हैं सर? और अगर होते हैं तो आपके हिसाब से क्या है सर कि रियल एस्टेट में ये डार्क सीक्रेट्स हैं, तो व्यूअर्स को कुछ पता लगे तो बेटर होगा सर। रियल एस्टेट का जो बिजनेस है वो तब तक अच्छा है जब तक ये अच्छा चल रहा होता है। जब ये बिजनेस थोड़ा डगमगाता है या रुक जाता है तो ये बहुत डरावना हो जाता है। और मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि हम जो काम कर रहे हैं रियल एस्टेट का, ये एक आसान काम नहीं है, हम बहुत टफ काम कर रहे हैं। वी आर बिल्डिंग दिस नेशन। तो जो भी डेवलपर पूरी दुनिया में काम करते हैं, देश में काम करते हैं, हमें उनको कोऑपरेट करना चाहिए, उनको एक नेशन बिल्डिंग की तरह देखना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो और अच्छा डेवलपमेंट कर सके और अच्छी बिल्डिंग्स बना सके, और उन पर ट्रस्ट करना चाहिए। अगर हम रियल एस्टेट के डार्क सीक्रेट्स की बात करें तो सबसे बड़ा डार्क सीक्रेट इसमें ये है कि लोगों को ये लगता है कि बिल्डर मतलब चोर, कि ये पैसे खा जाएगा, ये घर नहीं रहेगा। टेक्निकल वर्ड भी है सर, उसको कहते हैं भू माफिया। हाँ बिल्कुल, भू माफिया हम पुरानी पिक्चरों में भी देखते थे शब्द को। तो बिल्डर का जो एक परसेप्शन बना हुआ है, बहुत ही नेगेटिव परसेप्शन बना हुआ है, थैंक्स टू रेरा, जिसकी वजह से ये परसेप्शन धीरे धीरे पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। बट इसके अंदर पब्लिक का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा लोग एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे इस परसेप्शन को पॉजिटिव करने में, ये इंडस्ट्री उतनी ज़्यादा फ्लरिश करेगी। और मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि बिल्डर का काम एक बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। आप हमेशा ये ट्रस्ट कीजिए कि जो भी व्यक्ति इस काम को कर रहा है वो बहुत जिम्मेदार है और
आपको आपका घर, आपका सपना, आपके पूरे जीवन की कमाई जो आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो सब कुछ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरा करना और उसको डिलीवर करना। सो आई थिंक धरती के ऊपर किसान के बाद में जो हमें खाने के लिए अनाज देता है, उसके बाद में अगर कोई पुण्य का काम है तो वो घर देना है। एंड मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, खुश हूँ कि मैं एक ऐसे घर में मैंने जन्म लिया जहाँ पर मुझे ये पुण्य करने का मौका मिल रहा है। सर आजकल एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड चल रहा है कि खुद का घर मत खरीदो, रेंट पे रहोगे तो ज़्यादा फायदे में रहोगे। आपको क्या लगता है, इज इट ट्रू और इज इट अ मिथ सर? ये मैंने भी देखे कुछ रील्स ऐसी जिसके ऊपर इस तरीके के सवाल चल रहे हैं। ये बहुत नेचुरल बात है कि खुद का घर होता है। ये आज से नहीं, ये सदियों से हम सुनते आ रहे हैं। तो ये तो कोई बात ही नहीं है कि रेंट पर रहना इज़ मोर इम्पोर्टेंट। रेंट पर आप रहोगे, 1 साल बाद मकान मालिक बोलेगा खाली करो, मेरे को बेचना है। फिर आप खाली करोगे, फिर उसके बाद 2 महीने बाद वापस से आप नया मकान किराए पे लोगे, फिर वापस से आप खाली करोगे। तो किसी को भी लाइफ में इतनी बसर नहीं चाहिए। आप अपनी खुद की एसेट बनाओ, खुद का घर खरीदो, जो EMI देनी है उसको रेंट समझ करके दो। एक टाइम के बाद में आपका जो प्रॉपर्टी है वो अप्रिशिएट होगी, वो आपको प्रॉफिट देगी, एक आपको सुकून देगी, कॉन्फिडेंस देगी कि यू हैव योर ओन हाउस। सोसाइटी में आपकी जो पहचान है वो खुद की प्रॉपर्टी खरीदने से होगी, ना कि किराए के घर पर रहने से होगी। सर मेरा तो इसमें व्यू ये है कि लोग जो ये कैलकुलेशंस बनाते हैं कि अगर आप इतने रुपए का घर लोगे और इतने % रिटर्न आएगा और ये सारी बुक पढ़ी है सर मैंने, इन्वेस्टर बिहेवियर। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज मनी। और जब पैसा आपके पास होता है और उसको आप SIP में डालो कि आप 20,000 रुपये महीना बचा करके SIP में डाल रहे हो और 20 साल के लिए डालो, दैट इज़ नॉट टेक्निकली पॉसिबल। वो कहीं ना कहीं ब्रेक होगा एंड देन यू स्टार्ट लूजिंग योर मनी। तो वो इन्वेस्टर बिहेवियर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रादर देन ओनली सेइंग कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस से क्या हो जाता है। हाँ, हर चीज़ में गणित नहीं चलती है ना। हाँ, हर चीज़ में गणित नहीं चलती है और कुछ इमोशन से जुड़ी हुई होती है। हाँ, और घर मतलब इट हैज़ अ इमोशन अटैच टू इट। आप 20 साल बाद में 20,000 रुपया आप SIP में डालोगे, 20 साल बाद में वो 20 करोड़ हो जाएंगे। बट आपको ये भी तो सोचना पड़ेगा ना कि 20 साल बाद में आपको घर भी नहीं मिलेगा ना। एग्जैक्टली, वो घर भी 20 करोड़ का हो जाएगा। 20 करोड़ हो जाएगा, तो बात तो वही पड़ जाएगी। एग्जैक्टली सर। तो वायरल कंटेंट के हिसाब से ठीक है, बट मेरे हिसाब से इन्वेस्टर बिहेवियर के हिसाब से दैट इज़ नॉट पॉसिबल। मेरा तो ओनिंग ए हाउस इज ऑलवेज ए गुड ऑप्शन। और मेरा तो दूसरा ये कहना रहता है कि दुनिया के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे बेस्ट है दुनिया खुद। तो दुनिया में खुद इन्वेस्टमेंट करो, विच इज़ ए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। तो वो आपके दिल के करीब भी रहेगा, एक ऐसी प्रॉपर्टी है एंड इट गिव्स यू अ फीलिंग ऑल्सो ऑफ अ प्राउड ओनिंग अ हाउस। मतलब आपकी समाज में भी इज्जत बनती है, आज जी प्रतिष्ठा बनती है। लोग आपको एक इज्जत की नज़र से देखते हैं वंस यू बाय अ हाउस, क्योंकि इट इज़ अ बिग थिंग, यू डोंट डू इट। मैंने पहले भी बताया था कि 2 बार 3 बार 5 बार कभी आदमी घर नहीं बदलेगा। वो ज़िंदगी में 1 बार या 2 बार ही घर बनाएगा और मन से बनाएगा। तो वो उसका एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल ठीक। सर मैं एक रैपिड फायर करना चाहता हूँ सर आपके साथ। सर टी और कॉफ़ी सर? टी। सर विच कलर डू यू लाइक सर? वाइट। सर विच इज़ योर स्ट्रेस बस्टर? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बाद में आपको स्ट्रेस? शॉपिंग। ये नया वर्ड है सर कि हाउ इज इट सो दैट कोई एक ऐसी चीज़ है जिस पे आप कुछ और बताओ तो अच्छा लगेगा सर। हाउ डू यू डू इट सर? शॉपिंग एक्चुअली बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, डेफिनेटली सबको पसंद होती है। और जब भी मैं थोड़ा स्ट्रेस में होता हूँ या मैं कुछ सोचना ज़्यादा होता हूँ तो आई स्टार्ट ब्राउजिंग ऑन शॉपिंग वेबसाइट्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद विद इन हाफ एन आवर मैं बहुत रिलैक्स फील करता हूँ एंड मैं कुछ खरीद भी लेता हूँ। और शॉपिंग इज़ माई गुड स्ट्रेस बस्टर। सर इवनिंग्स और मॉर्निंग सर? इवनिंग्स बेटर। एंड इस पर भी सर थोड़ा कुछ आपका विचार सर, वाई इज इट सो सर? मतलब आई एम नॉट ए गाय जो सुबह 5 बजे उठूँ और अपना डेली रूटीन करने लग जाऊँ। तो आई ऑलवेज लाइक इवनिंग्स बिकॉज अपने पूरा दिन का काम करने के बाद में तो इवनिंग हमें मिलती है विद आवर फ्रेंड्स, विद आवर फैमिली। तो बहुत इंटरेस्टिंग होती है, बहुत ही मज़ेदार होती है। अब मैं देखता भी हूँ सर आपको, आप दिन भर काम करते हो सर। एंड आई लव समथिंग अबाउट यू इज सर कि यू आर वेरी डिटेलिंग में जाकर के आप हर चीज़ को चेक करते हो। आई हैव सीन इट इन योर बिहेवियर। तो वो एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि आपको शायद एज अ लेगेसी मिली है और आपके फादर ने आपको। हाँ, डेफिनेटली मेरे फादर भी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में जाकर के चीज़ों को समझ के काम करते हैं
और मैंने उन्हीं से सीखा है ये कि कोई भी काम को कंप्लीट करना है तो पहले उसको पूरा समझना ज़रूरी है, उसके बाद में ही उसको कंप्लीट किया जा सकता है। सर एक और क्वेश्चन है मेरा दिमाग में सर, हाउ डू यू सी सर लव होम्स और जयपुर रियल एस्टेट इंडस्ट्री 5 years डाउन द लाइन, 10 years डाउन द लाइन? आपको क्या लगता है इंडस्ट्री के ऊपर आपका क्या व्यू है? मुझे ऐसा लगता है कि अगले 10 साल के अंदर जो लव होम का हमने विज़न बनाया हुआ है, वो अगले 10 साल के अंदर वी वांट कि लव होम कैन बी अ 15,000 करोड़ रुपीज़ कंपनी। और जयपुर जो मार्केट है वो भी 10 years डाउन द लाइन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ में अभी बैठा हुआ है। और शायद जो टारगेट मैंने सोचा हुआ है उस टारगेट को अचीव करने के लिए जयपुर इटसेल्फ ही काफ़ी बड़ा मार्केट है। मुझे हो सकता है जयपुर से बाहर भी कहीं आने की आवश्यकता ना पड़े, इतना बड़ा जयपुर मार्केट अभी बनने वाला है। सर बट मैंने तो मेरे पास कुछ अंदर की खबर है कि यू आर एक्सपेंडिंग सर, मे बी मुंबई, हैदराबाद, आपकी प्लानिंग कुछ ना कुछ तो है। यस, वी आर डूइंग लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स आउट ऑफ जयपुर ऑल्सो। अभी हम लोगों ने जोधपुर के अंदर एक अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है और एक नया प्रोजेक्ट अभी हम जोधपुर में और लेकर के आ रहे हैं। इसके अलावा मुंबई के अंदर वी हैव 2 लैंड पार्सल्स, वन इज़ इन कांदीवली वेस्ट एंड सेकंड वन इज़ इन अंधेरी वेस्ट, एंड शॉर्टली वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रोजेक्ट्स इन मुंबई ऑल्सो। बट इट डिपेंड्स कि हाउ द मार्केट इज़ गोइंग आफ्टर फ्यू मंथ्स, उसके हिसाब से हम लोग डिसीजन लेंगे एंड वी आर ओपन टू एक्सपेंड आवर कंपनी इनटू द अदर मार्केट्स। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, डिलीवर्ड प्रॉपर्टी और बीच में जो चल रही है और इन बिटवीन, आपके हिसाब से बेस्ट इन्वेस्टमेंट किस में रहता है? सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर आपको फ़ायदा लेना है तो सबसे अच्छा फ़ायदा होता है न्यूली लॉन्च्ड प्रोजेक्ट के अंदर। जब भी कोई प्रोजेक्ट नया लॉन्च होता है तो आपको 2 चीज़ों की फ्रीडम मिलती है। एक तो आपको प्राइस बहुत कम मिलती है और आपको जो पैसा देना होता है वो बहुत लंबे समय में देना होता है। तो जो भी स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं वो प्री लॉन्च और लॉन्च के ऊपर अपने इन्वेस्टमेंट को लॉक कर देते हैं। बट कई लोगों का ऐसा मन होता है कि हम प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को देखते हुए प्रोजेक्ट में एंटर करेंगे। वो लोग बिटवीन द प्रोजेक्ट जो है वो एंटर धीरे धीरे होते रहते हैं और काम करते रहते हैं। जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है उसके अंदर हम ऑलमोस्ट 95% इन्वेंट्री हमेशा सोल्ड कर देते हैं बिफोर पोजीशन। तो हमारा जो कस्टमर बिहेवियर है उसके अंदर सभी लोग अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के अंदर ही इंटरेस्टेड होने में दिखते हैं। एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाता है मेरे हिसाब से कि भाई आप जितना पैसा दे रहे हो उसमें बहुत समय से जाएगा। दूसरा रियल एस्टेट में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि यू गेट चीपर लोन्स, या आपकी होम लोन की रेट्स ऑब्वियसली कम रहती हैं। सो द रिटर्न विच यू आर गेटिंग 10%, 15%, 20%, वॉट एवर द रिटर्न्स आर, जो भी रिटर्न्स है उनसे तो आप चीपर लोन पे, अदर पीपल मनी पे काम करते हो, तो इट इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट। और मेरा तो ये कहना है ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में ऑलवेज अ प्रोडक्ट स्टार्ट विद एक्स प्राइस एंड इट विल गो टू X+10, X+20 और मे X+100, वॉट एवर द मार्केट डिपेंड्स। तो उसका एक फ़ायदा भी आपको इन बिटवीन देता है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री सर आपको क्यों ल्योर करती है? रियल एस्टेट इंडस्ट्री इज़ इन माई ब्लड फ्रॉम माई चाइल्डहुड। बट अगर आपका ब्रांड होते हुए भी आपने लव होम्स दोबारा रीएस्टेब्लिश किया, तो ये चैलेंजेस होते हैं लाइफ में। आदमी को हमेशा अपने आप को चेक करते रहना चाहिए कि अभी भी उसमें कितना बारूद बचा हुआ है। तो लव होम जो ब्रांड हमने बनाया आफ्टर गुड सक्सेसफुल कंपनी, तो ये एक लाइफ में मैंने खुद से एक चैलेंज लिया और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम इस चैलेंज को आगे ले जाने में सक्सेसफुल हुए और ये एक अच्छा ब्रांड बना, बड़ा ब्रांड बना। और आज हमारे पास 2 ब्रांड है। पहले हमारे पास 1 ब्रांड था, आज 2 ब्रांड है। तो हमने कुछ ना कुछ बढ़ाया है, घटाया कुछ नहीं है। नहीं सर, आपने बहुत कुछ बढ़ाया है एंड यू आर अमंग द यंग एंटरप्रेन्योर्स और क्रेडाई में भी यू आर वर्किंग इन अ वेरी एग्रेसिव वे। सर हाउ डज क्रेडाई इज डूइंग, और क्रेडाई का एक्चुअली कुछ महत्व है या नहीं है, और वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री को रेगुलराइज करने में क्या फ़ायदा दे रही है? क्रेडाई का बहुत ज़्यादा महत्व है हमारी इंडस्ट्री के लिए। क्रेडाई की जो आवाज़ है वो इतनी ताकतवर है कि आज गवर्नमेंट अगर कुछ भी इंडस्ट्री के लिए प्लानिंग करती है तो दे ऑलवेज इनवाइट क्रेडाई ऑन नेशनल लेवल ऑल्सो और ऑन स्टेट लेवल ऑल्सो। और बिना क्रेडाई की सलाह मशवरे के सरकार भी कोई बड़ा कदम नहीं उठाती है। तो क्रेडाई अपने आप में बहुत बड़ी ताकत बन चुकी है और ये एक ऑर्गेनाइज डेवलपर्स का एक समूह है जो ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं। तो क्रेडाई का अपना भी एक खुद का ट्रस्ट है जो लोगों के अंदर बसा हुआ है और लोग क्रेडाई पे ट्रस्ट
इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये सभी लोग ऑर्गेनाइज हैं और ये एक नियम में रह करके काम करने वाले लोग हैं। सर, राजस्थान गवर्नमेंट ऐसा क्या कर रही है जिससे आप लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, या रियल एस्टेट इंडस्ट्री को सपोर्ट किस तरीके से मिलेगा? राजस्थान गवर्नमेंट, अभी जो नई गवर्नमेंट हमारी काम कर रही है उसके अंदर बहुत सारी नई पॉलिसी फॉर्मेशंस के ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है। एंड वी आर 100% श्योर कि जिस प्रोग्रेसिव माइंड के साथ में गवर्नमेंट काम कर रही है, उस प्रोग्रेसिव माइंड के साथ में जो पॉलिसीज़ नई आने वाली है वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री को एक नई ऊंचाइयां देगी, नए चार चांद लगाएगी और लोगों को बेहतर लाइफस्टाइल के साथ साथ में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलेगा। सर, व्यूअर्स के लिए कुछ ऐसी टिप्स जो उनको कुछ भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करने से पहले खरीदनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से कुछ ऐसी 1-2 टिप्स जो रियल एस्टेट इन्वेस्टर को ज़रूर देखनी चाहिए। सबसे पहला जो टिप है रियल एस्टेट का वो है लोकेशन। कोई भी व्यक्ति अगर अपना कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करना चाहता है तो डोंट गो ऑन दी वेरी फार लोकेशंस, ये सोच करके कि आने वाले समय में पैसे बढ़ जाएंगे। आज की जो लाइफस्टाइल है वो प्रेजेंट की लाइफस्टाइल है, जो आज है हमें उसको जीना चाहिए। तो हमें ऐसी लोकेशन पर जाकर के अपनी प्रॉपर्टी को पसंद करना चाहिए जिसको आप अभी इमीडिएटली यूज़ कर सकते हो। 10 साल बाद में, 15 साल बाद में, 20 साल बाद में गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ आएगी, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आएंगे, इसका हमें नहीं पता है। तो हमें अपना पैसा सिक्योरली वहाँ लगाना चाहिए जो जगह आज की तारीख में रहने योग्य है, जो जगह आज की तारीख में यूज़ करने के लिए ज़रूरी है। दूसरा, जितनी भी रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स हैं, आपको केवल रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स में ही प्रॉपर्टीज़ परचेज करनी चाहिए। आपको अनअप्रूव्ड प्रोजेक्ट जितने भी होते हैं जो रेरा में रजिस्टर्ड नहीं होते, आपको उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो प्रोजेक्ट्स की कोई गारंटी नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है कि वो कैसे बनेंगे, कितने बनेंगे, कब बनेंगे, और बाद में आपको लीगल कॉम्प्लिकेशंस में जाना पड़ेगा, आपको आपका समय खर्च होगा, आपका पैसा खराब होगा और आपको एक स्ट्रेस वाली लाइफ देखने को मिलेगी। तो मेरा आप सभी को यही सलाह है कि रियल एस्टेट एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट मार्केट है। अपना पैसा रियल एस्टेट में लगाइए। रियल एस्टेट से ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट कहीं पर भी नहीं हो सकता है। जैसा एक वर्ड आया था पहले, म्यूचुअल फंड सही है, बट मैं शायद ये कहूँगा कि म्यूचुअल फंड तो मुझे नहीं पता, लेकिन रियल एस्टेट ज़रूर तरीके से सही है। तो आप सभी को रियल एस्टेट में अपना पैसा लगाना चाहिए। सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू रियल एस्टेट इंडस्ट्री का, उसको हम कहते हैं ब्रोकर, चैनल पार्टनर, ये सब कहते हैं। आर दे रियली इम्पॉर्टेंट? क्या वो इम्पॉर्टेंट है इंडस्ट्री के लिए? क्योंकि आई हैव सीन मैनी पीपल दे डिनाई देयर एग्जिस्टेंस, कि वही वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं या करते हैं। आपका क्या व्यू है चैनल पार्टनर पे, और एक्चुअली क्या वो इम्पॉर्टेंट हैं? चैनल पार्टनर्स और ब्रोकर्स जो होते हैं वो रियल एस्टेट समूह के लिए, व्यापार के लिए, कस्टमर एंड बिल्डर दोनों ही साइड से बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ना तो हम हर व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं, ना कोई भी व्यक्ति हर बिल्डर तक पहुंच सकता है। चैनल पार्टनर की एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल उठाना एक मूर्खतापूर्ण बात है। चैनल पार्टनर्स इस इंडस्ट्री की एक महत्वपूर्ण कड़ी है और जितनी मेहनत चैनल पार्टनर्स इस इंडस्ट्री को फ्लरिश करने के लिए करते हैं, उतनी मेहनत तो शायद एक डेवलपर भी नहीं करता है। तो हमें चैनल पार्टनर्स को बहुत रिस्पेक्ट देनी चाहिए एंड हमारी कंपनी सभी प्रकार के चैनल पार्टनर्स का हमेशा से स्वागत करती आई है और हमने हमेशा चैनल पार्टनर्स की भूमिका को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। और हमारे कभी भी किसी प्रोजेक्ट में हमने इस बात को नहीं समझा कि चैनल पार्टनर्स इंपॉर्टेंट नहीं है और हम उनको इग्नोर करें। तो कौन लोग इग्नोर करते हैं इस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि चैनल पार्टनर्स अगर नहीं होंगे तो ये इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। सर, मेरे को तो लगता है कि जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि चैनल पार्टनर इज़ द की, है ना, इन बिटवीन द बायर एंड द बिल्डर, तो वो उसका एक अपना महत्व है, क्योंकि वो एक कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट करने के लिए आदमी को प्रेरित करता रहता है और नए से नए कस्टमर इंडस्ट्री के अंदर लेकर आता है। तो वो उसका पहला काम है सर। बाकी तो फिर लोग है ना, बिल्डर उनको सपोर्ट करते हैं, आपके जैसे है ना टीम है वो सपोर्ट करती है, बट चैनल पार्टनर मेरे हिसाब से इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की ऑफ द इंडस्ट्री। डेफिनेटली वी आर रनिंग आवर बिजनेसेस बिकॉज ऑफ चैनल पार्टनर्स। सर, रियल एस्टेट इंडस्ट्री के कुछ ऐसे फैक्ट्स जिससे जो नए लोग हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं, या जो यंग जनरेशन आ रही है 20s 30s, वो क्या गलती कर रही है, और इम्पोर्टेंटली उनके लिए क्या आपका सजेशन है? जो नई जनरेशन अभी हमारी आ रही है वो बहुत स्मार्ट है, वो ज़्यादा गलतियाँ कुछ नहीं करते हैं। बस वो एक ही चीज़ मुझे जो फील होता है, एग्रेशन बहुत ज़्यादा है नई जनरेशन में। वो बहुत जल्दी से मार्क जकरबर्ग और जो दुनिया के बड़े बड़े लोग हैं वैसा बनना चाहते हैं। सक्सेस जो आती है
वो बहुत मेहनत के बाद आती है। तो मेरा सभी को यही सलाह है कि हमें केवल अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए, हमें अपनी एग्जिस्टेंस को बना के रखना चाहिए, चाहे हम जॉब में हैं चाहे हम बिजनेस में हैं। हमें जल्दी जल्दी से अपने दिमाग को चेंज नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी काम को कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या खुद का बिजनेस कर रहे हैं, तो हमें उस कंपनी को या उस बिज़नेस को थोड़ा समय और देना चाहिए ताकि वो बिज़नेस आपको पूरा रिटर्न दे सके, वो कंपनी आपको रिटर्न दे सके। जो रिस्पेक्ट हम एक टाइम गुजारने के बाद कमाते हैं, वो रिस्पेक्ट हम हर 6-6 महीने में कंपनी बदल के नहीं कमा सकते। तो मैं सबको ये सजेशन दूंगा कि आपको थोड़ा सा ठहराव अपने अंदर लाना चाहिए, और अगर आप आज 20 से 30 साल की उम्र में ये ठहराव नहीं भी लेकर आएंगे तो भी चिंता की बात नहीं है। 35 साल के बाद में तो अपने आप ही आ जाएगा ये ठहराव आपके अंदर। तो सिर्फ आपको इतना सा चेंज करना है कि जो ठहराव 35 साल के बाद में आप में अपने आप आने वाला है, उसको आपको 10 साल प्रीपोन्ड करना है और उसको आपको 25 साल की उम्र में फील करना है। तो आप आज ही 35 साल के बाद में जो अचीव करना चाहेंगे वो आप आज से ही अचीव करने लग जाएंगे। तो आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हो कि लड़कपन से आदमी बनने का जो सफ़र है, बीइंग फ्रॉम अ गाय टू अ मैन, वो जितना जल्दी आप पूरा कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा है। उतना आपके लिए अच्छा होगा। इट वॉज फैंटेस्टिक टॉकिंग टू यू सर। बहुत मज़ा आया आपसे आज बात से बहुत कुछ ऐसी चीज़ें मेरे को सीखने को मिली सर जो मैं अभी तक मुझे पता नहीं थी, और कई ऐसे इंसिडेंसेस थे जहाँ मेरे को गूज़बम्स भी आ गए। आपके इंसिडेंट्स सुन के वो चीज़ें इतनी गहरी थी कि लगा कि आज की बात में कुछ दम है। तो थैंक्स फॉर बीइंग ऑन आवर शो सर। इट वाज प्लेजर है ना, आपके साथ बात करके बहुत मज़ा आया, और होपफुली सर आपके साथ बात करके इतना मज़ा आया कि पता ही नहीं लगा 2 घंटा कितनी देर में निकल गया। तो मैं चाहूँगा कि सर नेक्स्ट सेशन के लिए भी आपको जल्द से जल्द इनवाइट कर सकूँ, एंड वी टॉक अबाउट सम डिफरेंट पहलू ना जो हमने आज बात नहीं करी है सर। मैं आपको और आपकी पूरी गोल्डन ग्लोब टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपने एक नई सीरीज ये स्टार्ट करी है जिसकी बहुत ज़रूरत है, और इंडस्ट्री के जो नए नए लोग इंडस्ट्री में आ रहे हैं या जो हमारे सीनियर्स इंडस्ट्री में पिछले कई सालों से हैं, उनका एक्सपीरियंस जब मार्केट में जाएगा, लोगों के बीच में जाएगा, तो ये डेफिनेटली इंडस्ट्री के अंदर एक नयापन लेकर के आएगी आपकी ये पहल। और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई कि आपने इतना अच्छा शो आयोजित किया, और इस शो के सक्सेस के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, थैंक्स ऑल।